हेलो जबाड़ी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मिराज नदीम एंड आप सभी बच्चों का स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी एएमयू जामिया की पढ़ाई, बताइए क्या हाल चाल। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ लिए, डेप्थ कॉन्सेप्ट उसका सारा क्लियर कर लिए, जितना भी हम लोग को समझना चाहिए था सारा चीज क्लियर हो गया है ना। तो ये है हम लोग का 5वां चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है हम लोग का व्हेन पीपल रेबल, ठीक है, यानी कैसे जो लोग हैं वो विद्रोह किए और कब 1857 में, एंड कैसे चीजें जो है बदल गई 1857 के बाद, इसको समझना है अच्छे तरीके से। चलिए तो स्टार्ट किया जाए इस वीडियो लेक्चर को। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने सारी चीज जो है हम लोग क्या है कवर कर चुके हैं। तो देखो क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं हम लोगों ने सबसे पहले दिन पढ़ा था क्या भाई, हाउ व्हेन एंड वेयर, इसको कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसको भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। फिर रूलिंग द कंट्री साइड, इसको भी कंप्लीट कर लिया। ट्रैवल दिक्सूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है ये है व्हेन पीपल रेवल, ठीक है, 1857 एंड आफ्टर। ये वाला चैप्टर को आज हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो ये सारा चैप्टर बचेगा, ये वाला चैप्टर फिर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप सभी बच्चे, अगर जो भी बच्चे अभी तक भटक रहे हैं कि कहां से अपनी एएमयू और जामिया की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से करें, ठीक है सर समय नहीं है, टाइम कम है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या है उसके पास उतने इनफ मनी नहीं है, बोले तो पैसा नहीं है, बहुत लो लेवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक तरीके से क्या है भाई, तोहफा है, जिसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, एएमयू और जामिया है ना, एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया की कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें आप सभी बच्चे को 5 टाइम्स रिवीजन कराया जाएगा, 5 बार रिवीजन कराया जाएगा और बढ़िया तरीके से रिवीजन कराया जाएगा, जिससे क्या हो, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। कहां? एएमयू जामिया में। बिल्कुल ही फ्री है। कहां है सर? यूट्यूब पे है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा ये सारी चीज। ठीक है, ये क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करिएगा तो क्या होगा, आपको सारे नोट्स, सारे डीपीपी, जितने भी चीज हैं आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे क्या करिए, आप कांटेक्ट करिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। है ना। चलिए, दो स्टार्ट किया जाए। 1 मिनट, हम अपना हथियार तैयार कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, बस 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, बस 1 मिनट हो गया। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या चीज है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है और समझना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है सर? व्हाट वी आर स्टडी, क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड पीपल। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज लाया गया, पॉलिसीज बोले तो क्या नियम, क्या क्या नियम कानून क्या क्या लाया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, और जो इंसान है, जो लोकल लोग हैं, जो भारतीय थे उस समय में, उसको कैसा लगा, क्या वो पॉलिसी जो लाया गया था उसको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है, या फिर उसको वो पॉलिसी उसके खिलाफ थे। ठीक है, तो इस सारी चीज को समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे क्या है, सबसे पहले भाई नवाब्स लूज देयर पावर, ये था। ठीक है, उसके बाद है द पीजेंट एंड द सिपॉय, इसको पढ़ना है। फिर क्या है, क्या है, रिफॉर्म्स जो लाया गया था, बदलाव, इसको समझना है। फिर क्या है, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, इसको समझना है। जो आपका सोर्स, जो एनसीईआरटी बुक में आपका सोर्स दिया गया है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, उसको भी समझेंगे। फिर क्या है, क्या है, म्यूटिनिटी बिकम पॉपुलर रिविलियन। ठीक है, ठीक है, इसको भी समझेंगे। जो गदर है वो किस तरीके से एक बड़ा क्या है विद्रोह में बदल गया, उसको भी समझना है। फ्रॉम द क्या है, मेरठ टू दिल्ली, उसके बाद रिबिलियन स्प्रेड, यानी जो विद्रोह है किस तरीके से फैला, उसको समझना है। द कंपनी फाइट बैक, जो रिबिलियन हुआ था, जो सारा चीज चेंज हुआ, उसके बाद किस तरीके से जो कंपनी है वो वापस से अटैक करती है, वापस से फाइट बैक करती है, उसको समझना है। आफ्टर मार्थ, यानी जो कंपनी है वो फाइट बैक की, उसके बाद जब सारा चीज वो अपने कंट्रोल में ले ली, ठीक है, तो उसके
बाद किस तरीके से चेंजेस हुआ, क्या क्या चेंज देखने को मिला, तो ये सारा पूरा एक तरीके से आपका क्या है भाई, ये एक तरीके से आपका पूरा एक आउटलाइन है, पूरा कहानी है जो समझना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए समझ गए, आइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, पॉलिसीज एंड क्या है, पीपल, पॉलिसीज एंड द पीपल। इसको समझते हैं क्या चीज है ये, आओ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नवाब लूज देयर पावर, किस तरीके से जो नवाब्स है, ठीक है, नवाब्स मैंने आपको समझाया था कि जब क्या है, जब जो रूलर्स थे क्या है भाई, जब मुगल एम्पायर का जो समय था उस समय पे जो लोकल जो रूल करते थे, जैसे कि ये अगर एक पूरा टेरिटरी है, ठीक है, मुगल पूरा इंडिया है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट है, यहाँ पे कुछ पार्ट है, यहाँ पे कुछ पार्ट है, तो इस सबको कौन रूल करते थे, नवाब रूल करते थे। तो वो क्या है, किस तरीके से अपने पावर को खो दिए, यानी पावर को लूज करते गए, किसके आने के बाद, ब्रिटिश के आने के बाद। ठीक है, तो वही है इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी अराउंड 1750, यानी कब की बात है ये, अराउंड 1750 के का मतलब इस समय का बात है। द पावर ऑफ इंडियन नवाब्स एंड राजाज स्टार्ट बिकमिंग लेस एंड लेस। क्या भाई, जो इंडियन नवाब्स थे इसकी जो पावर है बहुत ज्यादा घटते गए, बहुत कम हो गए। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्लोली टुक अवे देयर अथॉरिटीज, फ्रीडम एंड टेरिटरीज। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे क्या की, उसकी अथॉरिटी ले ली, ठीक है, फ्रीडम ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसका टेरिटरी वगैरह भी छुड़ा लिया गया, जिसकी वजह से जो पावर है नवाब वगैरह का क्या हुआ, धीरे धीरे घटते गया। तो कैसे घटा इसको अब समझना है, किस तरीके से जो पावर है वो डिक्लाइन किया, अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई सबसे पहला चीज है रेसिडेंट्स इन कोर्ट, यानी कोर्ट वगैरह में जो मुगल जो नवाब्स थे, नवाब के जहां पे नवाब बैठते थे, जहां पे डिसीजन वगैरह बनाते थे, कोर्ट वगैरह जो है वहां पे किस तरीके से जासूस, ठीक है, और वो एजेंट वगैरह भेजते थे, कौन भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही समझना। ठीक है, द ब्रिटिश अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल्ड रेसिडेंट, यानी किंग इन द कोर्ट ऑफ किंग, यानी कोर्ट के किंग में किस जो है रेसिडेंट अपॉइंटेड कर देते थे, कौन भाई, ब्रिटिश अपने आदमी घुसा देते थे किसके अंदर, कोर्ट वगैरह के अंदर, जिससे क्या है वहां का सारी खबर हमको पता चल सके। ठीक है, फिर दिस रेसिडेंट्स लाइक कौन था, स्पाई। ये जो रेसिडेंट्स थे वो कौन थे, स्पाई थे, एजेंट थे, यानी एक तरीके से स्पाई मतलब होता है जासूस। ठीक है, कौन थे ये, जासूस थे। दे इंटरफेयर इन द इंडियन मैटर्स, क्या है, मैटर्स ऑफ किंगडम, यानी किंगडम के जो मैटर्स वगैरह थे इसमें क्या करते थे, वो इंटरफेयर करते थे। अब जैसे देखो, कोई अगर राजा चाह रहा है कि कोई एक प्लानिंग किया जाए, कोई एक षड्यंत्र रचा जाए, कुछ एक प्लान कर रहे कोई चीज, तो ये जब अगर कोई सिपाही, कोई एजेंट वगैरह, कोई स्पाई वगैरह आपके अंदर रहेंगे, ठीक है, तो आसानी से दुश्मन को पता चल जाएगा कि हम क्या काम करने वाले, तो बहुत दिक्कतें थी। ठीक है, इसी की वजह से बिकॉज ऑफ देम द किंग्स एंड नवाब्स लॉस्ट देयर फ्रीडम टू इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी डिसीजन बनाने के लिए अपने फ्रीडम को धीरे धीरे क्या है, खोते गए, कौन, नवाब्स एंड किंग्स। ठीक है, समझ गए। फिर है दूसरा चीज क्या है, क्या है, डिसबैंडिंग द आर्मी। दूसरा चीज है हमारा डिसबैंडिंग द आर्मी। अब इसको समझते हैं। अब जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज्यादा होशियार थे, ठीक है, एक तरीके से लोमड़ी की तरह थे, बहुत ज्यादा चालाक हुआ करते थे, कौन भाई, हमारे ब्रिटिश, ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक थे। तो क्या हुआ भाई जो कंपनी टोल इंडियन रूलर्स दैट दे कैन क्या है, कुड नॉट कीप देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्मी, यानी वो लोग क्या करें, अपने खुद की आर्मी नहीं रखे। ठीक है, क्यों खुद की आर्मी नहीं रखे भाई, खुद की आर्मी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या मजा आएगा ब्रिटिश को कि भाई देखो कैसा राजा है, उसके पास तो खुद का आदमी नहीं है। नहीं, यहां पे क्या था, उसका एक षड्यंत्र था, एक तरीके से उसका क्या था भाई जाल बनाया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। क्या अगर देखो, मान लेते कि आप में कोई एक बच्चा क्या है, एक रूलर है, ठीक है, कहीं का एक राजा है, ठीक है, आप तो खुश हो गए कि सर हम राजा हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, आप राजा है, लेकिन अभी आपको मजा नहीं आएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको आर्मी रखने नहीं देंगे हम, ठीक है, कि आप अपना आर्मी नहीं रखिएगा, तो आपके पास पावर तो घट गया भाई। देखो किसी भी किंगडम का, किसी का जो राजा होता है उसका पावर कौन होता है, उसका आर्मी होता है। आपको हम बोलेंगे कि आपको अपना आर्मी नहीं रखना है, तो उसके बदले में क्या करेंगे, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब आर्मी नहीं रखिएगा, आपका आर्मी नहीं है, जब आपके ऊपर कोई हमला कर देगा, ठीक है, मान लेते कि आपको बोले कि आपको आर्मी नहीं रखना है, बाद में हम ही आपको हमला कर दिए, तो आपके पास आर्मी ही नहीं रहेगा, तो आप प्रोटेक्शन कैसे करिएगा अपना, ठीक है, कैसे बचाव करिएगा, तो वही किया गया था। ठीक है, द कंपनी टोल्ड दैट इंडियन रूलर दैट दे कैन नॉट कीप देयर आर्मी, वो
अपने आर्मी नहीं रख सकते। द रूलर हैड डिपेंड ऑन द ब्रिटिश आर्मी, तो जो रूलर है वो किसके ऊपर निर्भर रहती थी? ब्रिटिश आर्मी के ऊपर। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी के ऊपर निर्भर रहते थे। बिकॉज दे हैड नो आर्मी ऑफ द ओन, दे बिकम वीक एंड, क्या वीक हो गए, कमजोर हो गए, एंड कुड नॉट फाइट बैक अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगर ये आर्मी ही नहीं रख पाएंगे तो ये लोग लड़ाई भी नहीं कर सकते। ब्रिटिश अगर हमला कर देते हैं तो ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग आवाज भी नहीं उठा सकते, है ना? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है लॉस ऑफ टेरिटरी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। हमने क्या बताया था आपको? चैप्टर 2 में भी बताया था कि सब्सिडरी अलायंस क्या था। सब्सिडरी अलायंस में क्या है भाई? आपका जो जमीन है वो छुड़ा लिया जाता था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। कैसे सर, कैसे छुड़ा लिया जाता था? देखो, द ब्रिटिश फोर्स द रूलर टू पे मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। जैसे देखो, अब बोला कि तुम आर्मी नहीं रख सकता है, ठीक है, आर्मी नहीं रख सकता, तो अब जो इंडियन रूलर है उसको आर्मी कैसे मिलेगा? उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो प्रोटेक्शन कैसे मिलता था? बोलता था, ब्रिटिश बोले कि आपको आर्मी नहीं रखना है, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बस आप क्या करिएगा, जो जो कॉस्ट है, जो खर्चा है आर्मी का, वो हमको दे दीजिएगा, जिससे क्या है हम अपने ट्रूप्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाड़े का गुंडा लाया गया था, ठीक है। दिस वे कॉल द सब्सिडी, इसी को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। इफ द रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर रूलर पेमेंट फेल हो जाता है, यानी रूलर जो है पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाएगा रूलर, तो क्या होगा सर? अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी, क्या है? अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे, ठीक है, एक तरीके से, किसके तरीके से? पेनल्टी के तरीके से। अगर आप लोग क्या करिएगा, मतलब ब्रिटिश बोले कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, क्या भाई, जो आपको मतलब जो पैसा दिया गया है कि आप मेंटेनेंस करने के लिए इतना पैसा देना है, अगर आप फेल हो जाइएगा, पेमेंट नहीं पे कर पाइएगा, तो आपका जो कुछ टेरिटरी है छुड़ा लिया जाएगा आपसे, किसके तौर पे? पेनल्टी के तौर पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, द टेरिटरी ऑफ अवध, अवध का जो टेरिटरी है, जैसे एक एग्जांपल है, टेरिटरी है अवध का, वाज टेकन ओवर, यानी ले लिया गया, एनेक्ट कर लिया गया, कब भाई? 1856 में। कब? 1856 में। बाय सेइंग दैट द नवाब्स आर नॉट रूलिंग प्रॉपर्ली और मिसगाइडिंग, यानी अच्छे तरीके से रूल नहीं कर रहा है और मिसगाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वहां का जो नवाब था अवध का, वहां का जो टेरिटरी है छुड़ा लिया गया। कौन भाई? ब्रिटिश ने छुड़ा लिया, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है? अब और एक पॉलिसी लाया गया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, इसको हमने आपको चैप्टर 2 में भी समझाया था। जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे चैप्टर 2, उसको और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या था? नो एडॉप्टेड सन, यानी कि अगर आप राजा हैं और आपका कोई नेचुरल मेल हायर नहीं है। नेचुरल मेल हायर मतलब सर, नेचुरल मेल हायर का मतलब होता है कि अगर आपका कोई अपना वंश नहीं है, अपना बेटा नहीं है, जैसे कि किसी राजा के घर में बेटी पैदा हो गई, ठीक है, बेटा पैदा नहीं हो पाया, तो बेटी तो राजा नहीं बन सकती है, राजा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो क्या होगा उसकी वजह से सर? वो क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा, कोई बेटा किसी का अडॉप्ट करेगा, उसको राजा बनाएगा, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लाया कि अगर आप क्या है अडॉप्टेड सन अगर रखते हैं, अडॉप्ट करते हैं सन और उसको राजा बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको राजा नहीं मानेंगे, वो राजा के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और जो उसका टेरिटरी है वो ब्रिटिश ले लेगा, उसके ऊपर कौन कब्जा करेगा, मतलब रूल करेगा? ब्रिटिश रूल करेगा। तो ये पॉलिसी लाया गया था किसके अंदर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, ठीक है। द ब्रिटिश मेड अ स्ट्रिक्ट रूल कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लाया गया? एक स्ट्रिक्ट रूल लाया गया जिसका नाम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। इट सेड दैट अ किंग डिड नॉट विद क्या डिड डाई विद, अच्छा क्या है? डाई विदाउट अ नेचुरल बॉर्न सन। अगर कोई नेचुरल बॉर्न सन के बगैर क्या है वो मर जाते हैं, तो क्या है? हिज एडॉप्टेड सन वुड नॉट बी अलाउ टू बिकम अ किंग, यानी उसका जो एडॉप्टेड सन है उसको क्या है? राजा नहीं माना जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी वेंट टू अडॉप्ट अ सन टू बिकम हायर, ठीक है, यानी उसका कोई बेटा नहीं था, तो वो उसने क्या है? अडॉप्ट किया था कि बाद में वो सन बनेगा, लेकिन बट द ब्रिटिश रिफ्यूज, ठीक है, ब्रिटिश क्या क्या मना कर दिया कि नहीं, ये क्या है? किंग नहीं बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से देखें तो नाना साहब, जो नाना साहब है, अडॉप्ट किया था एक पेशवा, अपना बेटा का नाम क्या था उसका? पेशवा बाजीराव सेकंड वाज क्या है? डिसाइडेड हिज फादर प्रिजन, ठीक है। तो यानी इसको भी क्या है? जैसे बाजीराव का जो बेटा था
मतलब इसका कौन भाई, नाना साहिब का जो बेटा था वो भी क्या था, एडॉप्टेड था, तो उसको भी नहीं माना गया किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, कि ये लोग क्या है रूल नहीं कर सकता, एक तरीके से किंग नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ गए, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी देखो कितने तरीके से आपसे क्या है पावर लूज कराया जा रहा है। यानी इस क्या है हमारा ब्रॉड हेडिंग है चैप्टर का, क्या हेडिंग है, नवाब्स लूज देयर पावर। तो इस ये सारी चीज लगाने के बाद क्या है, जिस धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये सारे पॉलिसीज अप्लाई कराया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो नवाब्स वगैरह जो है वो अपने पावर को धीरे धीरे खोते गए। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब जैसे देखो, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पूरे पैन इंडिया, जो पूरा भारत है, उसके ऊपर कौन रूल करते थे, मुगल रूल करते थे। ठीक है, यानी मुगल का शासन था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि जो अगर कोई बड़ा आदमी, सिर्फ बड़ा चेहरा नाम रहेगा, तो हम लोग को उतना मतलब अहमियत नहीं देगा। धीरे धीरे क्या करेगा, अगर कोई बड़ा आदमी रहेगा तो उसको देख के क्या है रिवॉल्ट भी खड़ा कर सकता है, विद्रोह भी खड़ा कर सकता है। कौन, लोकल रूलर्स वगैरह, नवाब्स वगैरह मिलके, पीजेंट वगैरह मिलके। ठीक है, तो क्या करो, जो मेन नेम है, ब्रॉड नेम है मुगल का, उसी को मिटा दो। अगर जैसे कोई, अगर जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका जैसे कोई क्रिकेट टीम है, उसका कोई हेड, जैसे कि अगर धोनी बना देते हैं हम, ठीक है, तो धोनी अगर जब तक रहेगा तो जो ग्राउंड पे खेल रहे क्रिकेटर सब, उसको एक हौसला मिलेगा कि हाँ भाई कोई है, बड़ा आदमी है जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है पीछे से। ठीक है, जब हम उस टीम से धोनी को हटा देंगे, जब उस बच्चे अगर खेलेंगे तो क्या होगा, उसको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से क्या बोला जो ब्रिटिश है, बोले कि जो मुगल एम्पायर का जो नाम है उसको हटाना है इतिहास से। ठीक है, तो वही किया गया। देखो क्या किया गया, द ब्रिटिश प्लान टू फिनिश द मुगल एम्पायर कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली फिनिश कर देना है किसको, मुगल एम्पायर को। ठीक है, रिमूविंग द नेम्स, सबसे पहले उसका नाम हटाया गया। ठीक है, कहां से नाम हटाया गया सर, क्वीन वगैरह से उसका नाम हटाया गया, सिक्कों वगैरह से मुगल एम्पायर का जो नाम है वो हटा दिया गया और ब्रिटिश का नाम लगा दिया गया। ठीक है, द कंपनी स्टॉप प्रिंटिंग द नेम ऑफ द मुगल, यानी मुगल ऑन क्या है, किंग और क्वीन, यानी जो राजा का नाम, मुगल का नाम, किंग का नाम रहता था किसके ऊपर, क्वीन के ऊपर, उसको हटाया गया सबसे पहले। ठीक है, लिविंग द रेड फोर्ट। दूसरा काम क्या कराया गया कि बोला गया कि जब तक बहादुर शाह जफर जिंदा है, उस समय में कौन था लास्ट मुगल रूलर, कौन था उस समय में, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को क्या कहा गया कि जब तक आप जिंदा है तो आप रेड फोर्ट में रहिए, जैसे आपका डेथ हो जाएगा तो आपको क्या है, आपके बच्चे सबको बहादुर मतलब रेड फोर्ट से निकलना होगा, और आपके जो बच्चे हैं अब क्या रहेंगे, बस एज अ प्रिंस रहेंगे, वो किंग नहीं बन सकते हैं। ठीक है चलो, तो गवर्नमेंट जनरल जो डलहौजेस थे, अनाउंस, जो गवर्नमेंट जनरल डलहौजेस उस समय के थे, जो उसका नाम क्या है, डलहौजेस, दैट क्या है, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर हिज फैमिली वुड हैव टू मूव आउट द रेड फोर्ट, यानी जब बहादुर शाह जफर का डेथ हो जाएगा तो उसके फैमिली को क्या है, मूव करना पड़ेगा, कहां से, रेड फोर्ट से मूव करना पड़ेगा, यानी रेड फोर्ट से निकलना पड़ेगा उसके फैमिली को। ठीक है, समझ गए। क्यों भाई, क्योंकि नो मोर किंग, गवर्नमेंट जनरल कैनिन डिसाइडेड, फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल जो कैनिन थे उसने ये डिसाइड किया, उसने क्या फैसला लिया, डिसाइडेड दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, यानी जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट मुगल किंग है, यानी मुगल सल्तनत का जो किंग है, वो जो लास्ट किंग है वो कौन है, बहादुर शाह जफर। उसके जो बच्चे आएंगे वो क्या है, एज अ प्रिंस रहेंगे, ना कि किंग, यानी किंग नहीं बनेंगे, बस प्रिंस रहेंगे। तो ये सारे पॉलिसीज, ये सारे क्या है षड्यंत्र, एक तरीके से जाल वगैरह बिछाया गया, क्या है, पूरी तरीके से मुगल को खत्म करने के लिए, कहां से, इंडिया से। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है द पीजेंट्स एंड द सिपॉय। अब देखो तो नवाब वगैरह पे ये सारे इफेक्ट देखने को मिले कि क्या भाई, उसका जमीन छुड़ा लिया जाता था, अगर कोई आपका नेचुरल मेल हायर नहीं है तो उससे जमीन ले लो, उसका टेरिटरी खत्म कर दो। ठीक है, सिपॉय बोला कि आपको आर्मी नहीं रखना पड़ेगा, आपको आर्मी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज किसके लिए, नवाब्स के लिए लाया गया, जिससे क्या है उसका पावर डिक्लाइन किया। अब क्या है, पीजेंट और सिपॉय पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, पीजेंट मतलब किसान, ठीक है, जो किसान है, जो खेती वगैरह करते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, और जो सोल्जर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसको हम समझना है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा, द पीजेंट, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं। इन द विलेज द लाइव्स ऑफ पीजेंट एंड जमींदार बिकम वेरी डिफिकल्ट अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के अंदर आने से, यानी ब्रिटिश रूल जब क्या स्टेबलाइज कर लिया इंडिया में, उसके बाद जो जमींदार हो गए, क्या भाई, जमींदार, पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स और जमींदार का जो वो है
लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। ठीक है, कैसे सर? हाइयर टैक्स, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हाई टैक्स बोले तो बहुत ज्यादा लगान देना पड़ता था पीजेंट्स वगैरह और जमींदार को। ठीक है, हाई टैक्स, द ब्रिटिश डिमांड वेरी हाई टैक्स फ्रॉम द फार्मर, यानी फार्मर से बहुत ज्यादा हाई टैक्स मांगते थे कौन? ब्रिटिश। ठीक है, द मेथड ऑफ टैक्स, क्या मेथड था भाई? कलेक्ट वेर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड, जो टैक्स कलेक्शन यानी लगान जो टैक्स लेते थे उसका जो मेथड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और हार्ड था, यानी कलेक्शन का, यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, बहुत ज्यादा अगर टैक्स नहीं दे रहे तो मारा पीटा जाता था। ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो आपको जबरदस्ती बोलेगा कि टैक्स दो, नहीं देंगे तो आपको आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या है रोल ऑफ मनी लेंडर? तो मनी लेंडर का क्या रोल था? जैसे देखो, मनी लेंडर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हुआ करते थे उस समय पे। ठीक है, बिकम द टैक्स वेर वेरी सो हाई। ठीक है, बिकॉज द टैक्स वेर सो हाई, बहुत ज्यादा टैक्स था, तो फार्मर्स ऑफन हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर टू पे देम। ठीक है, अब टैक्स बहुत ज्यादा है तो कहां से वो लोग पैसा लाएंगे? तो वो लोग किससे कर्ज लेते थे? बोरो करते थे, यानी पैसा लेते थे किससे भाई? फ्रॉम मनी लेंडर फॉर पे, यानी पे करते, मतलब मनी लेंडर से पैसा लेते थे। ठीक है, और उसको क्या करते थे? ब्रिटिश वगैरह को टैक्स देते थे। ठीक है, क्योंकि टैक्स तो बहुत ज्यादा हाई था इसीलिए। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ लैंड इफ द फेल टू रीपे, अगर इफ द फेल टू रीपे द लोन, अगर जो लोन लिए हैं मनी लेंडर से अगर वो फेल कर जाएंगे यानी रीपे नहीं कर पाएंगे लोन को, तो क्या होगा सर? द मनी लेंडर टुक अवे द लैंड, यानी जो मनी लेंडर है वो क्या करेंगे? जमीन छुड़ा लेंगे फार्मर से, फार्मर का जो जमीन है वो छुड़ा लेंगे। एंड द लैंड दिस वाज द लैंड दे, क्या लिखा हुआ है? took away the land, this was the land they and their families had been cultivated from generation, यानी जो जमीन, जिस जमीन पे जो फार्मर है और उसका पूरा पूर्वज जो खेती करते आ रहा था बहुत समय से, वो जमीन कौन छुड़ा लिया जाएगा? किसके द्वारा? मनी लेंडर के द्वारा छुड़ा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो कौन फेस कर रही थी भाई? हमारे फार्मर्स। ठीक है, जिसको हम लोग पीजेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखते हैं कि जो सिपाही है, जो सिपाही है, जो इंडियन सोल्जर है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसको समझते हैं। ठीक है, जो सिपाही है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसको समझना है। देखो क्या है? द इंडियन सोल्जर सिपाही वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन सोल्जर जो है वो किसके लिए काम करते थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब बात आता है क्यों काम करेंगे सर? क्योंकि उस समय में इंडियंस ज्यादा थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश थे वो गिने चुने बहुत कम मतलब संख्या में आए थे। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, तो उतना सिपाही वगैरह लेके नहीं आए थे वो। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वो एक तरीके से ट्रेडिंग कंपनी था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? एक कंपनी था, ट्रेडिंग कंपनी, जिस तरीके से अभी के दौर में रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या कंपनी है, तो उसी तरीके से ठीक है, तो उसी तरीके से वो क्या है? कंपनी था। तो वो कंपनी है तो सिपाही लेके क्यों आएंगे भाई? वो नॉर्मल कंपनी का कंपनी के काम से आए थे, तो कंपनी के काम से आए थे, धीरे धीरे वो क्या किए? टेरिटरी को कब्जा करने लगे, धीरे धीरे एनेक्स करने लगे। तो अब पूरे इंडिया को जब कब्जा कर लिया तो अब उसको क्या चाहिए? सिपाही वगैरह चाहिए। तो वो सिपाही कौन बनते थे? इंडियंस ही बनते थे। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ? वे आर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी फॉर क्या है? सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजनों की वजह से जो सिपाही है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, यानी नाखुश थे। क्यों भाई? जिससे लो पे, क्या है? लो पे एंड अलाउंस, यानी बहुत कम तनख्वाह दिया जाता था। किसको भाई? इंडियन सोल्जर्स को, बहुत कम। और उसका जो रहन सहन था वो भी अच्छे तरीके से नहीं मतलब देखभाल नहीं किया जाता था। जैसे कि अगर अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, जो सर्विसेज है वो बहुत बैड है। जो ब्रिटिश ऑफिशियर है, जो ब्रिटिश सोल्जर है, कुछ जो ब्रिटिश सोल्जर थे उसका जो रहन सहन था, उसका जो सर्विस था वो अच्छा था एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, क्या है? दे वेयर एंग्री अबाउट द लो सैलरी, बहुत कम सैलरी दिया जाता था। ठीक है, एंड द पुअर कंडीशन ऑफ सर्विस कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर, यानी ब्रिटिश सोल्जर के कंपेयर में देखें तो बहुत खराब सर्विस दिया जाता था इंडियन सोल्जर को। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, क्रॉसिंग सी, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम था कि देखो जो इंडियन सोल्जर है उस समय में माना जाता था कि जो अगर कोई इंडियन सोल्जर है वो अगर सी को क्रॉस करके अगर दूसरा स्टेट जाता है, जैसे कि ये इंडिया है, अब इंडिया से क्या है? म्यांमार जाना है, तो यहाँ इंडिया है, यहाँ म्यांमार है, तो सी रूट से जाना पड़ेगा। तो सी रूट से जाना पड़ेगा तो उस समय में जो ऐसा बिलीव था कि अगर जो इंडियन है वो अगर वो जाएंगे सी रूट से ऐसे क्रॉस करके तो उसका जो धर्म है भ्रष्ट हो जाएगा, उसका जो रिलीजियस प्रैक्टिस वो परफॉर्म करते थे, यानी वो लोग क्या है? सी के द्वारा दूसरे देश पे नहीं जाते थे सी रूट से। ठीक है, तो क्या है भाई? देखते हो उसको द
क्या है, इन दोज डेज मेनी इंडियंस बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट, यानी वो अपने धर्म से निकाल दिया जाएगा और कास्ट है, यानी अगर वो सी को क्रॉस करके कोई दूसरा देश जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम था। क्यों सर, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस समय पे जो ब्रिटिश है वो फोर्स कर रहे थे इंडियन को कहां जाने के लिए भाई, म्यांमार जाने के लिए, कहा कि वहां पे, क्योंकि वहां पे भी क्या था भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था क्या था, वहां पे भी राज था। ठीक है, जैसे बात करें म्यांमार नहीं, सॉरी म्यांमार नहीं, कहा बर्मा जाने के लिए फोर्स कर रहा था, सॉरी बर्मा जाने के लिए। इन 1822 व्हेन द कंपनी टोल्ड देम टू गो बर्मा बाय सी टू फाइट के लिए, मतलब सी रूट से जाने के लिए बोल रहे थे, तो क्यों मतलब मना कर दिए? ठीक है, द सिपाही रिफ्यूज, यानी मना कर दिए। दे वेयर रेडी टू बाय लैंड, यानी वो जाने के लिए तैयार थे। कैसे भाई? जमीन से जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सी रूट से जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो सी रूट से अगर जाते हैं तो उसका रिलीजन से वो निकल जाएगा, यानी उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, दे कंपनी पनिश्ड हिम टू क्या सेवरली, तो इसी की वजह से जो कंपनी है बहुत ज्यादा पनिश किया किसको? इंडियन सोल्जर को। ठीक है, और एक नया लॉ लाया गया कि एक न्यू लॉ लाया गया कब भाई? 1856 में। 1856 में क्या है? एक नया लॉ लाया गया। क्या सर? टू फिक्स दिस द कंपनी क्या पोजेस अ न्यू लॉ इन 1856. It said that any new person join the army must agree to, क्या है? मस्ट एग्री टू सर्व ओवरसीज अक्रॉस द सी इफ रिक्वायर्ड। मतलब बोल रहा है कि अगर आपको मतलब जॉब लेना है, यानी अगर आपको सोल्जर बनना है, अगर सोल्जर में भर्ती होना है, तो आपको ये मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपको ओवरसीज जाना पड़ेगा, यानी समुद्र के मतलब समुद्र के रूट से आपको दूसरा भी देश जाना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगा, फाइट वगैरह होगा तो। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट लगाया गया। ठीक है, नया लॉ लगाया गया कि आपको जाना है। ठीक है, और एक और नया रूमर्स फैल रहा था, क्या है? ग्रीस क्या है? कार्टरेज। ठीक है, ग्रीस कार्टरेज यानी इमीडिएट काउज। ठीक, हाँ देखो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्या? देखो अब देख रहे हैं कि सिपाही को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, यानी सिपाही को कौन कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रहे थे। एक दिक्कत ये भी है कि एक जो उस समय पे जो लड़ाई के लिए नया राइफल लाया गया था, यानी नया तरीके का हथियार लाया गया था, उसमें क्या होता था सर? देखो न्यू राइफल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफील्ड राइफल बोलते थे। वेयर इंट्रोड्यूस द सोल्जर हैड टू बाइट द कार्ट्रिज टू लोड देम, यानी जो उस समय में जो अभी जैसे बंदूक देखे तो अभी क्या आता है? मैगजीन आता है, मैगजीन सट से लगाओ और डिस्क्यों सबको उड़ा दो, है ना? तो लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय में क्या होता था? जो वो आता था, कारतूस आता था, यानी बंदूक का जो गोली आता था उसको क्या है? मुंह से छीलना पड़ता था, यानी दांत से छीलना पड़ता था। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? काव और पिग का फैट मिलाया जाता था। यानी क्यों मिलाया जाता था? जिससे क्या वो हल्का ग्रीसी हो और जब छीले तो आराम से निकल जाए। तो जिसके वजह से बहुत सारे इंडियन का जो कस्टम है वो भी खराब हुआ। किसके वजह से? इसके वजह से, क्योंकि हिंदुज्म के अंदर मतलब जो काव है उसको क्या माना जाता है? एक तरीके से मां माना जाता है। ठीक है, मदर माना जाता है। और इंडिया मतलब मुस्लिम के अंदर देखे तो पिग को सही नहीं समझा जाता है। ठीक है, पिग क्या है? सही नहीं है मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो यही होता है। द न्यूज़ स्प्रेड दैट द कार्ट्रिज वेयर ग्रीस्ड विद द फैट and cow क्या है? फैट ऑफ cow and pig. This hurt the religion sentiments of both, दोनों का, हिंदू एंड मुस्लिम। cow is sacred and Muslim pig is for क्या है? forbidden, यानी मुस्लिम और हिंदू के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं था क्या भाई ये चीज। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे सिपाही जो है वो नाखुश थे और गुस्से में थे। क्यों भाई? क्योंकि ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी उस समय पे। ठीक है, फिर क्या? अब नया चीज आता है हमारा क्या? कनेक्शन बिटवीन पीजेंट एंड सिपाही। सिपाही और पीजेंट के बीच में क्या कनेक्शन था? जैसे हम लोगों ने देखा कि जो पीजेंट है और सिपाही है, इस दोनों का जो ताल्लुकात थी वो खराब, मतलब जो पीजेंट और सिपाही जो है, ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? देखो दोनों का रिलेशन एक ही रहेगा, क्योंकि जो बहुत सारे जो सिपाही है वो कहां से बिलोंग करते थे? फार्मर सेक्टर से। ठीक है, उसका जो फैमिली है किसान वगैरह, यानी पीजेंट है, फार्मर है। तो जिसे देखने को मिला मोस्ट ऑफ द सिपाही कम्स फ्रॉम फैमिली
फार्मिंग फैमिली, तो जिसके वजह से क्या हुआ, दे वेयर एसेंशियल, ठीक है, पीजेंट इन द अनफेयर, यानी पीजेंट वगैरह बहुत ज्यादा नाखुश थे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ लगाया गया था किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर भी, ठीक है। व्हेन दे सॉ देयर फैमिलीज इन अ विलेज सफरिंग ड्यू टू हाई टैक्स, जब सिपाही वगैरह ने देखा कि जो उसकी फैमिली वगैरह बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं हाई टैक्स से, तो जिसके वजह से क्या हुआ, एंड लॉस ऑफ लैंड, यानी उसकी जमीन वगैरह भी छुड़ा लिए जा रहे हैं, तो द एंगर पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग देयर सोल्जर्स, ठीक है। तो जो क्या हुआ, द एंगर ऑफ पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सोल्जर, यानी जो पीजेंट का जो गुस्सा है तो वो क्या है, क्विकली स्प्रेड हो गया किसके अंदर, सोल्जर के अंदर, क्योंकि जो सोल्जर की जो फैमिली है वो कहां से बिलोंग करती है, एक तरीके से फार्मर सेक्टर से, तो फार्मर जब उसकी फैमिली सफर करेंगे तो जो सिपाही है उसको भी गुस्सा आएगा कि भाई इतना बुरी हालत क्यों है, और सिपाही का तो हालत वैसे भी पहले से खराब था। तो ये सारी चीज को देखने के बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो इंडियन पीपल थे, इंडियन पॉपुलेशन थे, मतलब इंडियन जनता अगर बोले तो एक तरीके से, तो वो लोग क्या है, नाखुश थे ब्रिटिश से, ठीक है। तो इसी के वजह से ये सब सहते सहते क्या हुआ, आखिरी में रिवॉल्ट आया, यानी विद्रोह हुआ, ठीक है। तो अब उसको समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीज हुआ जिसकी वजह से 1857 का हम लोग को रिवॉल्ट देखने को मिला, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग को अगला जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, यानी क्या क्या चेंजेस लाए गए ब्रिटिश के द्वारा। जैसे देखो, अब कब्जा कर लिया है पूरा इंडिया पे, पैन इंडिया पे कब्जा किसका है भाई, ब्रिटिश का है, यानी ब्रिटिश का राज है। जब ब्रिटिश का राज है तो ब्रिटिश अब देखे कि जब हम लोग कब्जा कर लिए तो अब थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस भी लाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, देखो, ब्रिटिश बिलीव द इंडियन सोसाइटी वाज वेरी बैकवर्ड, यानी ब्रिटिश सोचते थे कि इंडियन सोसाइटी जो है, मतलब इंडिया का जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, बहुत पिछड़ा जाति का है, उतने एडवांस नहीं है, ठीक है, एंड नीडेड टू बी इंप्रूव, क्या इसको जरूरत है कि इसको एडवांस किया जाए, इंप्रूव किया जाए। जिसके वजह से दे इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू लॉज, तो वो और नया नया कानून लाए चेंज लाने के लिए, ठीक है, अलग अलग नए नए कानून लाए, क्या करने के लिए, चेंज लाने के लिए, ठीक है। हाउएवर मेनी इंडियन डिड नॉट लाइक द चेंजेस, बहुत सारे इंडियन जो है ये चेंज पसंद नहीं किए, एंड फेल्ड थ्रीटेड बाय देम, यानी और ये मतलब बहुत सारे जो इंडियन है इसको ये चेंज जो लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा पसंद नहीं आया। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाया गया था, आओ समझते हैं उसको। आ जाओ। पहला जो चेंजेस है वो है स्टॉप सती एंड विडो रीमैरिज, यानी पहला जो चेंजेस लाया गया था वो क्या था सर, स्टॉप सती एंड विडो रीमैरिज। अब सती क्या है, सती प्रथा एक चलता था पहले कि अगर आपका हस्बैंड अगर मर जाते हैं तो उसकी चिता पे क्या है, आपको भी बैठ जाना है, आपको भी मर जाना है, ठीक है। और विडो रीमैरिज यानी अगर कोई किसी का पति मर जाता है तो उसको वापस से शादी करना नहीं है, ठीक है। तो यही है, तो ब्रिटिश क्या है, पास अ लॉ टू स्टॉप प्रैक्टिंग सती, यानी जो सती प्रथा था इसको, यानी बर्निंग ऑफ विडो अलाइव ऑन देयर क्या हस्बैंड फ्यूनरल, यानी जो हस्बैंड फ्यूनरल है उसके जो चिता है उसके ऊपर अब से ये लॉ लाया गया कि अब ये वाला काम, ये वाला जो प्रैक्टिस है ये नहीं कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये पहले से क्या है, हिंदुज्म का जो एक पार्ट था, ठीक, ये करवाया जाता था, तो ये क्या है, इससे भी पसंद नहीं आया, ठीक है। देखो, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो क्या है सही कराया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, अच्छे अच्छे लॉज भी लगाए गए, लेकिन बहुत सारे लॉ क्या थे, क्या है, खराब भी थे, ठीक है। जो सही लॉ है उसका प्रोपोर्शन बहुत कम था, जो और बहुत सारे लॉ है जिससे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा, सफरिंग फेस करना पड़ा इंडियन पीपल को, उसका मात्रा बहुत ज्यादा था, ठीक है। जैसे देखो, दे ऑल्सो पास द लॉ टू इंकरेज द क्या है, रीमैरिज ऑफ विडो, यानी बहुत सारे ऐसे लॉ लगाए गए जिससे क्या है, ये हो सके जो विडो है, जो विधवा है, वो क्या है, वापस से शादी कर सके, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी थी जो अच्छे के लिए लगाया गया था, जैसे कि अगर कोई मान लेते कि पहले के जमाने में क्या होता था, जल्दी शादी हो जाता था, ठीक है, 15 16 17 मतलब 15 हो गया 16 साल के बीच में लड़कियों का शादी कराया जाता था। अगर उसका हस्बैंड बाई चांस किसी कैसे भी मर जाए, ठीक है, तो उसके सामने तो पूरा जिंदगी पड़ा है, तो वो क्या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, तो वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए वापस से शादी कर सकता है, ये वाले भी कानून लाया गया, ठीक है। वाइल दे वेयर गुड चेंज, ये सब क्या थे, अच्छी चेंज थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल इंडियंस फेल द ब्रिटिश वेयर इन, ये सब अच्छे चेंज थे, लेकिन जो
ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल इंडियंस थे, यानी जो पुराने मतलब मान्यता वाले मतलब पुराने इंडियंस थे, ठीक है, जो मतलब उतने सिविलाइज नहीं थे, मतलब डेवलप नहीं थे, तो उसको लगता था कि ये क्या है, इंटरफियरिंग देयर रिलीजन, उसके रिलीजन के साथ क्या कराया जा रहा है, खिलवाड़ कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, दूसरा चेंज क्या लाया गया, प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन, क्या है, ब्रिटिश के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कराया गया, ठीक है। क्या कराया गया सर, द ब्रिटिश एक्टिवली प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट कराया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। क्यों सर, क्यों प्रमोट किया गया, दे वांट टू क्या है, सिविलाइज द नेटिव्स ऑफ इंडिया, यानी जो इंडियंस जो है उसको क्या है, सिविलाइज करने के लिए, उसको मतलब एक तरीके से एडवांस बनाने के लिए, उसको सिविलाइज करने के लिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया गया, बाय टीचिंग देम वेस्टर्न आइडियाज एंड इंग्लिश, यानी वेस्टर्न आइडियाज वगैरह, इंग्लिश वगैरह, इस सबको सिखाया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ये सारे क्या है, रिफॉर्म्स लाए गए, कब, जब ब्रिटिश रूल इंडिया आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस मेड मेनी इंडियंस फेल दैट देयर ओन ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये तो अच्छी चीज है सर, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसके वजह से हुआ क्या, ठीक है, इसके वजह से देखने को मिला था मेनी इंडिया क्या है, दे मेड द इंडियन फील दैट, इंडिया को लगता है, इंडियन जो इंडियंस हैं उसको क्या लगता था, उसको लगता था कि देयर ओन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चर वेयर बीइंग इग्नोर्ड एंड डिस्ट्रॉय, लेकिन जो इंडियंस थे ठीक है, उसको लगता था कि जो उसका अपना कल्चर है, उसका अपना जो रिलीजन है, उसका जो अपना जो सेंटिमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कराया जा रहा है और डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज देखने को मिले, ठीक है, जब क्या चेंज लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। चलिए चलो अगला क्या है, ब्रिटिश मिशनरीज, अगला चेंज क्या लाया गया भाई, क्रिश्चियन, सॉरी ब्रिटिश नहीं है, क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू वॉक फ्रीली, यानी 1830 के बाद, ठीक है, क्या है, 1830 के बाद जो क्रिश्चियन है उसको मतलब ऐसा मतलब छूट मिल गया कि वो आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे वेयर क्या है, इवन ऑलवेज टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, यानी वो लोग क्या है, जमीन भी ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, कहां, इंडिया के अंदर, क्रिश्चियन, ठीक है। मेनी इंडियन क्या है, फियर्ड दैट द ब्रिटिश वांट टू कन्वर्ट एवरीवन इनटू क्रिश्चियन। बहुत सारे इंडियन को ऐसा भी लगता था, जो ब्रिटिश है वो क्या करेगा, इंडियंस को कन्वर्ट करा देगा, किसके अंदर, क्रिश्चियन के अंदर। ये भी अफवाह फैल रहा था उस समय पे, ठीक है। जैसे कि फिर क्या है, चौथा चेंज क्या लाया गया, एक न्यू लॉ लाया गया फॉर इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेंस, क्या है, इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियन इजियर, यानी अच्छे अगर इजिली तरीके से के देखा जाए तो आप आराम से क्या है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक नया लॉ के तहत, ठीक है। इस लॉ में क्या था सर, इस लॉ में दागिया पहले था कि अगर आप लोग किसी रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं तो आपका जो पहले का जो संपत्ति है वो आपसे ले लिया जाएगा, वो आपसे छुड़ा लिया जाएगा, ये पहले का कहानी था। लेकिन इस लॉ के बाद क्या हुआ सर, इस लॉ के बाद चीजें बदल गई। क्या हुआ कि अगर आप लोग कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियन के अंदर तो जो आपकी जो फादर की प्रॉपर्टी है, जो आपके पास जो छुड़ा लिया गया था आपको क्रिश्चियन के द्वारा, वो भी मिल जाएगा आपको, और जो आपका प्रॉपर्टी भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया, तो अगर ये वाला चीज जब अप्लाई कर दिया, तो अगर किसी का मन भी करे कि हाँ हमको ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी से ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या है, इजिली कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। तो इतने चालाक थे ब्रिटिश, ये सारे वो लोग क्या किए थे, खेल मतलब एक तरीके से खिचड़ी पका रहे थे, क्या है, पूरे इंडिया पे कब्जा करने के लिए और लोगों को कन्वर्जन कराने के लिए। ठीक है, क्या है, इन दिस लॉ सेड दैट इफ इंडियन कन्वर्ट टू क्रिश्चियन इट कुड स्टिल इनहेरिटेड हिज फादर प्रॉपर्टी, यानी अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर सकता है, ले सकता है वापस से, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो, ठीक है। बिफोर दिस पीपल फियर दैट इफ दे चेंज देयर, मतलब पहले, यानी इस लॉ के पहले क्या फियर था, इफ द ब्रिटिश क्या है, इफ द क्या है, पहले क्या था, पीपल फियर दैट if they change their religion they would lose their, यानी they would lose their family wealth. This law क्या है, remove that fear, making people क्या है
सस्पेक्टेड एंड ब्रिटिश रियली वांट देम टू कन्वर्ट, ठीक है। यानी पहले का था कि जैसे मैंने समझाया कि पहले अगर आप लोग कन्वर्ट होते तो आपका जो जमीन वगैरह वो छुड़ा लिया जाएगा, सिंपल सा मतलब था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर आप लोग कन्वर्ट होते तो आपको उल्टा और जो पुराने आपके फादर के जो जमीन थे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये सब चीज रहेगा तो अगर कभी इंसान का मन भी बदलेगा कि हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई और जमीन मिल जाएगा हम लोग को। तो ये सारी चीज ये सारे कहानी था किसके अंदर, रिफॉर्म के अंदर, यानी ये सारी चीज चेंजेस किए गए किसके अंदर, रिफॉर्म के अंदर, ठीक है। और अब एक लास्ट चेंज है, अब फियर अमॉन्ग पीपल, ठीक है। अब एक लास्ट चीज है कि लोगों के अंदर क्या डर थी, ठीक है। लोगों के अंदर मेनी इंडियन बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वियर डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियन, सोशल एंड ट्रेडिशनल लाइफ, यानी जो रिलीजियन है, ठीक है, सोशल है और जो ट्रेडिशनल लाइफ है वो क्या है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश, ठीक है। दिस फियर क्रिएट एंगर विद इवेंचुअली लीड टू रिवॉल्ट ऑफ 80, यही सब जब आदमी क्या है ये सब चीज सहते सहते पक गए, ठीक है। एक समय पे ऐसा होता है, देखो हर आदमी का क्या है एक पॉइंट होता है, उसके आगे जब क्या होता है चीजें आगे उसके आगे बढ़ जाती है तो आदमी बोलता भाई अब छोड़ो, अब बहुत हो गया, अब क्या है रिवॉल्ट होगा, अब क्या होगा, बदलाव आएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको ही बोलते जाएगा मम्मी कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, एक समय पे आते आते आपको भी लगेगा भाई चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर ही लेते हैं। कितना मम्मी से रोज डांट सुन रहे कि पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है जब ऐसे होता है तो आदमी को एक समय के बाद लगता है अब तो हद हो गया, अब नहीं सहा जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा सफरिंग फेस करने के बाद लोगों को लगता है कि अब कोई बदलाव आना चाहिए, तो वही हम लोग को देखने को मिलता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए, क्लियर है सारे बच्चे को? चलो अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है सर? अब हमारा दूसरा टॉपिक है थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, यानी लोगों के नजरिए से चीजें कैसी थी, ठीक है। जैसे अगर हम इसको अगर समझाएं कि अगर देखा जाए कोई एक आदमी है वो सुबह सवेरे दौड़ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई एक आदमी देखेगा जो सुबह सवेरे नहीं उठता है तो उसको लगेगा फालतू में ये आदमी दौड़ रहा है भाई, इधर से उधर, ठीक है, यहां से वहां दौड़ते जा रहा है रोज, ठीक है, सुबह उठ के। अगर वही अगर कोई ऐसा आदमी देखेगा जो सुबह सवेरे उठता है उसको लगेगा भाई अच्छा काम कर रहा है, वो दौड़ रहा है, उसका जो शरीर है वो भी फिट है, कोई उसका जो हेल्थ कंडीशन है वो भी अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो आदमी का जो परपेक्स क्या है देखने का नजरिया, ठीक है, बोले तो नजरिया जो है देखने का वो बदल जाता है अलग अलग लोगों से अगर देखे तो, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि अलग अलग लोगों ने चीजें जो चल रही थी उस समय पे वो उसने कैसे देखा, ठीक है, उसको क्या समझ में आया, तो वही देखना है। देखो क्या है आपके किताब के अंदर दो स्टोरीज दिए गए हैं, ठीक है, दो स्टोरीज हैं, ठीक है, दो मतलब बुक के अंदर दो स्टोरी है, उसको उसके अंदर क्या लिखा गया है उसको समझते हैं, ठीक है। दो सोर्स है, ठीक है, स्टोरी नहीं है, दो सोर्स है, उसके अंदर लिखा गया है। सबसे पहले स्टोरी ऑफ 84 रूल्स, ठीक है, सबसे पहला दिया गया आपके किताब के अंदर स्टोरी ऑफ 84 रूल्स। तो ये क्या है इसको समझते हैं, है ना। क्या सोर्स मझा क्या है क्या है माजा, ठीक है, माजा प्रवास। माजा प्रवास का मतलब क्या होता है, ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स यानी जो पद यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, उसको क्या बोलते हैं, वही क्या है माजा प्रवास, ठीक है। क्या एक ऑथर थे जिसका नाम क्या था, क्या है विष्णु, हाँ, विष्णु भट्टा गोडसे, ठीक है, विष्णु भट्टा गोडसे एक ट्रैवलर्स थे, ठीक है, एक ऑथर है, ठीक है, क्या है एक ब्राह्मण, क्या है ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र, ओ ठीक है, ठीक है, क्या एक ब्राह्मण थे कहां से भाई, महाराष्ट्र से। क्या है विष्णु भट्टा गोडसे क्या है एक ब्राह्मण थे कहां से, महाराष्ट्र से, ठीक है। इसका क्या है, इसका जर्नी क्या था, इसका जर्नी था विष्णु भट्टा एंड हिज अंकल, यानी विष्णु भट्टा और उसके जो चचा थे वो क्या है वे ट्रैवलिंग टू मथुरा अटेंड अ रिलीजियन सेरेमनी। इसका कहानी क्या है, जो विष्णु भट्टा थे और उसके जो अंकल है वो दोनों साथ जा रहे थे कहां भाई, एक सेरेमनी मतलब रिलीजियन सेरेमनी को प्रैक्टिस करने के लिए कहां, मथुरा जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, मीटिंग टू ए सिपाही, यानी क्या होता है वो एक सिपाही से मिलते हैं, एक सिपाही से मिलते हैं, बीच रास्ते में वो जाते हैं और वो एक सिपाही से मिलते हैं। क्या होता है सर उसके साथ, क्या होता है ऑन देयर वे द मीट सम क्या है सम इंडियन सोल्जर, कुछ इंडियन सोल्जर से वो मिलते हैं, जिससे क्या होता है सिपाही, जिसको क्या बोलते हैं सिपाही,
who warned them to not go forward because a big rebellion was going to start in 3 days। यानी क्या बोला कि आप लोग क्या करिए, आगे मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि कुछ ही दिनों में, 3 दिनों के बाद क्या है, एक बड़ा रिविलियन स्टार्ट होने वाला है, बोले तो बड़ा विद्रोह स्टार्ट होने वाला है। किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। इसलिए आप लोग मत जाइए आगे, ठीक है। द वार्निंग, द सिपाही टोल्ड देम दैट द ब्रिटिश वेयर डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ बोथ हिंदू मुस्लिम, ठीक है। वो क्या वार्निंग दिया कि जो ब्रिटिश है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के जो कस्टम है, ड्यूटीज है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, विद्रोह करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इसीलिए क्या करिए, आप आगे मत जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद क्या है, तो उसने बताया कि 84 रूल्स लगाया गया है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। The 84 rules. The soldier claimed that the British had made a list of 84 rules to destroy the Indian custom and religion। यानी इंडियन कस्टम और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा क्या बनाया गया है, 84 रूल्स बनाया गया है। ये कौन बता रहे हैं? सोल्जर बता रहे हैं। किसको? जो जा रहे थे कहां, सेरेमनी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ किंग, द रूलर्स वेयर अनाउंस द इंडियन किंग्स एंड प्रिंस इन कलकत्ता, ठीक है। रूलर्स क्या करता है? अनाउंस करता है। किसको? भाई इंडियन किंग्स और प्रिंस को, जो क्या है कलकत्ता में थे। द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एंड वॉन्ट द ब्रिटिश, क्या है, वॉन्ट द ब्रिटिश दैट इनफोर्सिंग देम वुड लीड टू क्या है, मेसी वॉर। यानी जो ब्रिटिश जो किंग है उसने क्या है, प्रिंसेस वगैरह को भेजा कि क्या एक चेंज लाना है, क्या है, एक वॉर क्या है करना है, क्या है, जिससे क्या हो, चेंज आए, बदलाव आए, क्या है, और जिससे क्या हो, इंडियन का स्थिति सही हो, ठीक है। तो क्या हुआ? सीक्रेट प्लान, द किंग रिटर्न होम इन एंगर, एंगर बहुत गुस्से में आया घर किंग। कौन भाई? किंग। एंड द सीक्रेट लेटर वेयर सेंट फ्रॉम द मेरठ, क्या है, सेंट, क्या है, सेंट सेंटिमेंट एंड टू अदर आर्मी कैंप्स टू प्लान वॉर ऑफ रिलीजन, ठीक है। यानी रिलीजन की लड़ाई लड़ने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया, और वो क्या है, लेटर सेंड किया गया मेरठ में, ठीक है, मेरठ पे जो किंग थे, ठीक है। तो ये सारी चीज हुए किसके अंदर? वो जो आपका सोर्स 1 दिया गया है उसका कहानी था ये, ठीक है। अब देखते हैं कि सोर्स 2 में क्या कहानी था, ठीक है। ये जो सोर्स 2 दिया गया आपके बुक में, इसका क्या कहानी है, ठीक है। क्या है सर? एक क्या है, क्या है, एक्साइटमेंट इन एवरी रिलीजन, ठीक है। तो क्या है, एक्साइटमेंट हो गया अब सारे रिलीजन में कि भाई लड़ाई होने वाला है, ठीक है, धर्म के नाम पर लड़ाई होने वाला है, और सारे ब्रिटिश को बाहर निकाला जाना है। मतलब जो ब्रिटिश है उसको उखाड़ के फेंका जाएगा बाहर, यानी ब्रिटिश रूल खत्म किया जाएगा इंडिया से, ठीक है। तो क्या होता है भाई, डिस्ट्रस्ट द सीतारामन पांडे रोड द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, क्या रोड द इंडियन सोल्जर बिकॉज वेरी एंग्री एंड क्या है, सस्पिशियस आफ्टर ब्रिटिश टुक ओवर एनेक्टेड अवध। यानी जो सीतारामन है वो बहुत ज्यादा गुस्से थे। क्यों सर? गुस्सा इसलिए थे क्योंकि जो अवध का जो टेरिटरी है वो छुड़ा लिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। रोल ऑफ एजेंट, ठीक है, एजेंट ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड द किंग ऑफ दिल्ली वांट टू आर्मी कैंप्स। क्या चाहते थे? जो एजेंट, नवाब के जो एजेंट थे और अवध के जो किंग थे जो दिल्ली में थे, वो क्या चाहते थे भाई? आर्मी चाहते थे, ठीक है। वेंट टू आर्मी, अच्छा सॉरी, कहां जाते हैं भाई? वो दोनों जाते हैं आर्मी वो दोनों जाते हैं आर्मी कैंप में, ठीक है। कहां जाते हैं? आर्मी कैंप के अंदर। दे टोल्ड द सोल्जर स्टोरी अबाउट हाउ द ब्रिटिश हैड द बिट्रेड इंडियन रूल्स, ठीक है। यानी किस तरीके से इंडियन रूल्स को बिट्रेड किया जा रहा है, वो कौन बताते हैं भाई? जो एजेंट थे, नवाब और किंग जो थे, वो जाते हैं सोल्जर के पास और बताते हैं किस तरीके से बिट्रेड किया जा रहा है, किसको? इंडियन रूल्स को, ठीक है। द रूमर्स स्प्रेड होता है, द एजेंट टोल्ड दैट, एक अफवाह फैलती है कि एजेंट जो है वो क्या बोल रहे हैं सोल्जर से कि दैट द ब्रिटिश वांट टू टर्न एवरीवन इन, लेकिन गए थे किस लिए भाई? कैंप के लिए, कि जो इंडियन रूल्स है उसको खराब कर रहे हैं कौन? ब्रिटिश, ये। लेकिन क्या क्या अफवाह फैल जाती है? अफवाह ये फैल जाती है कि जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती सबको किसमें कन्वर्ट करा रही है, किसके अंदर भाई? एवरीवन इनटू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के अंदर सबको कन्वर्ट कराया जा रहा है जबरदस्ती। तो अफवाह जो थी बहुत तेजी से फैलते थे उस समय में, क्योंकि उस समय में टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, न्यूज वगैरह नहीं था। तो क्या है, कोई आदमी किसी को कुछ सुना रहा है, वो आदमी किसी को कुछ सुना रहा है, तो इस तरीके से क्या है, अफवाह जो है, जंगल में आग लगी, जिस तरह जंगल में आग लगती है जो फैलती है उतने खतरनाक तरीके से, सिमिलरली उसी तरीके से जो अफवाह भी फैलती थी उस तरीके से, ठीक है। यानी जिस तरीके से जंगल में आग लगता है तो कितना तेजी से फैल जाता है, पूरे जंगल में आग लग जाता है, उसी तरीके से कोई अगर आदमी किसी चीज को कोई बता देता था तो वो पूरे इलाके में फैल जाता था बहुत तेजी से, ठीक है। तो क्या अफवाह फैल गई कि जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराया जा रहा है, ठीक है,
ब्रिटिश जो है बहुत तेजी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराया जा रहा है, मतलब सिंपल है कि जो क्रिश्चियन मतलब इंडियन है उसको कन्वर्ट कराया जा रहा है किसके अंदर, क्रिश्चियन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे क्या है सर, आगे है कि द ग्रेट क्या है, और क्या था, ग्रीश कार्टिलेज। और एक अफवाह ये भी थी कि जो इंडियन है मतलब जो इंडियन मतलब जो सोल्जर वगैरह है उसको जो बंदूक दिए जा रहे हैं उसमें क्या उसका जो कार्टरेज है यानी जो जिसको हम लोग कारतूस बोलते हैं वो क्या है सर, ग्रीस है किससे, पिग एंड काव फैट से, यानी काव और फैट का चर्बी से उसको ग्रीस किया गया है, जिससे क्या है जो मुस्लिम और हिंदू के जो सेंटिमेंट है, रिलीजन सेंटिमेंट, वो भी हर्ट हो रहे हैं। ये भी अफवाह फैल रहा था। फियर ऑफ कन्वर्जन ठीक है, कन्वर्जन का भी डर था। The soldier felt that using this cartridge would destroy the caste। अगर वो कार्टरेज यूज कर लेते तो उसका क्या है, कास्ट खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, एवरी इवन दे थॉट ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू से इट वॉन्ट टर्न द फियर क्या है सेपरेटली लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस, यानी ये सब क्या है एक जंगल में लगी आग की तरह पूरी तरीके से पूरी जगह फैल जाती है ये सारी अफवाह। ठीक है, चलिए समझ गए। अब चलते आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो वाला टॉपिक जो है खत्म हो गया, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल। ठीक है, अब हमको देखना है, समझना है अगला टॉपिक क्या है, अ म्यूटिनिटी बिकम अ पॉपुलर रेबिलियन। ठीक है, म्यूटिनिटी क्या होता है और रेबिलियन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, म्यूटिनिटी क्या होता है और रेबिलियन क्या होता है आओ। ठीक है, मीनिंग ऑफ म्यूटिनिटी एंड रेबिलियन। म्यूटिनिटी क्या होता है, म्यूटिनिटी बोलते हैं गदर, यानी कोई एक ग्रुप जैसे कि ग्रुप ऑफ सोल्जर है, पूरा एक आर्मी है, ठीक है, उसके आर्मी में के अंदर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोल्जर के अंदर जब क्या होती है, गदर मच जाती है। ठीक है, क्या होता है, गदर मच जाता है, यानी कि एक तरीके से भसड़ मच जाता है कि ये हो रहा है, इतने सारे रूमर्स फैल रहे हैं जिसकी वजह से जो सोल्जर वगैरह है वो क्या है, नाराज हो रहे हैं, अनहैप्पी है, जिसकी वजह से क्या हो, थोड़ा बहुत गदर मच जाता है। तो वही गदर जब बाद में क्या होता है, वो गदर जब क्या होता है लोकल पीपल्स के तक पहुंचता है, लोकल सिविलियन तक, इंडियन सिविलियन तक पहुंचता है, तब क्या होता है, जब इंडियन सिविलियन पार्टिसिपेट कर देंगे उस गदर में, तब वो क्या बन जाता है, हमारा रिबिलियन बन जाता है। आओ समझते हैं। व्हेन सोल्जर एज अ ग्रुप ऑफ क्या है डिसओबे देयर ऑफिस क्या है ऑफिसर्स इन आर्मी, यानी आर्मी के अंदर जो सोल्जर है वो डिसओबे कर देगा, यानी बात मानने से मना कर देगा, किसका, ऑफिसर का, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से गदर मचना बोल देते हैं। ठीक है, रेबिलियन क्या होता है, व्हेन अ म्यूटिनिटी स्प्रेड टू कॉमन पीपल, यानी क्या है सिविलियन तक जब पहुंच जाएंगे ये मतलब जो गदर मचा है ये जब क्या है कॉमन सिविलियन तक पहुंच जाएंगे, तो क्या होता है, एवरीवन फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टुगेदर, तो सब क्या है लड़ाई करने आ जाएंगे, मतलब एक साथ लड़ाई करने आ जाएंगे, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो ये क्या है एक बड़ा रिबिलियन के रूप में बदल जाता है। तो उसी को समझना है कैसे चीजें बदली और रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, क्या है ये जो टॉपिक आपका दिया गया है बुक में, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, इसको समझते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, द स्पीकर क्या है, द स्पीकर मंगल पांडे। ठीक है, एक आपका इंसिडेंट दिया गया है किसके बारे में, मंगल पांडे के बारे में। क्या है सर मंगल पांडे, क्या है 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर नेम, जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे था, वाज हैंग्ड टू दैट, यानी उसको क्या होता है फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, लटका दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, रीजन क्या था, ही हैड अटैक इन ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर में क्या है ब्रिटिश ऑफिसर पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, कौन, मंगल पांडे। ठीक है, दिस इंसिडेंट क्रिएट एंगर अमॉन्ग द सोल्जर, सोल्जर के अंदर क्या होता है, गुस्सा भर देता है ये इंसिडेंट। ठीक है, क्या होता है उसके बाद, इन इंसिडेंट एट क्या है मेरठ, ये इंसिडेंट कहां देखने को मिलता है, मेरठ में देखने को मिलता है ना। उसके बाद क्या होता है 9 मई 1857 को क्या है, रिफ्यूजल टू यूज कार्टरेज, क्या होता है, जो कार्टरेज का बंदूक बना हुआ था, ठीक है, कॉ और पिक का फैट का जो जिसमें यूज हो रहा था, तो उसको क्या है यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, सोल्जर इन मेरठ रेजिमेंट रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल्स यूजिंग द न्यू कार्टरेज which were suspended to begin coated with the cow, यानी जो कोटेड था कॉ एंड पिक फैट से, उसको क्या किया, मना कर दिया यूज करने से, कौन, इंडियन सोल्जर, जिसकी वजह से क्या हुआ, पनिशमेंट दिया गया। द ब्रिटिश ऑफिशियल क्या है डिसमिस 85 सिपाही फॉर सर्विस, यानी 85 सिपाही जो है 85 सिपाही जो है इसको क्या है निकाल दिया गया, किससे भाई,
इसको निकाल दिया गया किससे, सर्विस से, एंड सेंड देम टू 10 ईयर जेल फॉर डिसोबिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर को ना मानने से क्या है, इसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल गया, 10 साल के लिए जेल सुनाई कर दिया इसको, सोल्जर्स को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद देखने को मिला द रिवॉल्ट बिगन, इसी के बाद क्या है, रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। कब का कहानी सुन रहे हैं हम लोग, 1857, और 1857 को ही क्या हुआ था, पहला लड़ाई लड़ा गया था आजादी का। आजादी का पहला लड़ाई कब लड़ाया गया था मतलब लड़ा गया था 1857 को। ठीक है तो क्या है भाई, 10 मई 1857 को द रिवॉल्ट बिगन, यानी एक विद्रोह स्टार्ट होता है। क्या होता है सर, रिलीजिंग प्रिजनर्स, यानी जितने भी मतलब सिपाही को जेल में डाला गया था, जितने भी सिपाही को जेल में डाला गया था, उन सभी सिपाही को क्या किया, छुड़ा लिया गया। ठीक है, कैसे, द वेरी नेक्स्ट डे ठीक है, अदर सोल्जर मार्च टू द मेरठ जेल, मेरठ जेल जाते हैं, एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाही, यानी जितने भी जेल के अंदर सिपाही थे, उन सभी सिपाही को क्या किया, रिलीज करा दिया गया इंडियन सोल्जर के द्वारा। ठीक है, एक्टिंग क्या है, अटैकिंग द ब्रिटिश, द अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर, कैप्चर गन्स एंड क्या है, अम्यूशन एंड सेट फायर ब्रिटिश बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी क्या क्या छुड़ा तो लिया, अब जो जेल में था उसको छुड़ा लिया, और क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, यानी अटैकिंग ऑन ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के ऊपर भी अटैक कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश के ऊपर भी हमला कर दिया, उसके बिल्डिंग वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब पे क्या किया, हमला कर दिया गया, और जो ब्रिटिश के जो गन वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट चीज थे, उसको भी लूट लिया गया इंडियन के द्वारा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वॉर एंड क्या है, फरंगी। ठीक है, वॉर ऑन क्या है, फिरंगी। फिरंगी किसको बोलते हैं, फिरंगी बोलते हैं जो आउटराइडर्स है, यानी जो बाहरी लोग है उसको क्या बोलते हैं, फिरंगी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश है क्या है, एक तरीके से फिरंगी था, बाहरी लोग थे, तो क्या है, द सोल्जर डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगी यानी फॉरेजिन, एंड डिसाइडेड टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और क्या सोचते हैं कि अब से जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल को क्या है, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है क्या होता है, द मार्च टू दिल्ली, फिर क्या होता है, ये लोग सब कहां चल जाते हैं, मार्च करते हैं, सब चल जाते हैं दिल्ली। ठीक है, राइडिंग ऑल नाइट ये लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं, जाते हैं पैदल। ठीक है, कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। द सोल्जर ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट 10 मई, यानी 10 मई के रात में सारे लोग कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं। क्यों जाते हैं, अराइवल द रीच टू दिल्ली इन द अर्लियर हाउस आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी 10 मई को क्या हुआ था, सोल्जर वगैरह अटैक किए थे मेरठ जेल पे, और सोल्जर को छुड़ा लिया गया था, और 11 मई को कहां पहुंच जाते हैं ये लोग, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्यों पहुंचते हैं दिल्ली, इसको समझते हैं। क्यों जाते हैं भाई, प्रोक्लेमिंग एज लीडर। ठीक है, लीडर, क्योंकि जो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जो पूरा इंडिया का जो एक तरीके से दिल समझ लीजिए। ठीक है, पूरा इंडिया को एक तरीके से जान समझ लीजिए, जो मतलब ऐसे नहीं समझेंगे, रुकिए समझाते हैं। देखो, जैसे कि पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया का अगर एक मेन हेडक्वार्टर समझा जाए कि मेन जो है सोर्स है वो कहाँ है, अभी हम लोग का कैपिटल कहाँ है, दिल्ली है, तो उसी तरीके से जो दिल्ली था उस समय में क्या था, एक तरीके से समझ लीजिए कि इंडिया का क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो सब कहाँ जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, एक तरीके से लीडर प्रोक्लेम करने के लिए, यानी अपने आप को लीडर प्रोक्लेम करने के लिए। एट द रेड फोर्ट द सोल्जर गैदर एंड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट एंड डिमांड टू मीट द यूरोपियन बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए क्या है, डिमांड करने लगे सोल्जर वगैरह। ठीक है, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, जो रात भर चल के मेरठ से कहां पहुंचे थे, इंडिया मतलब रेड फोर्ट पे पहुंचे थे, वो क्यों पहुंचे थे भाई, वो चाहते थे कि हम लोग किससे मिले, बहादुर शाह जफर से मिले, क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या थे, मुगल एम्पायर थे। लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे भाई, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो उसको राजा बनाने के लिए कि अब क्या करना है, ब्रिटिश रूल को यहां से पूरी तरीके से खत्म करना है, और जब ब्रिटिश खत्म हो जाएगा तो कौन राजा बनेगा, बहादुर शाह जफर क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। चलिए, तो फिर क्या होता है, फोर्स एंट्री, तो क्या होता है, जब एंट्री करने नहीं देता है तो ये लोग जबरदस्ती एंट्री करते हैं। द एम्पायर वाज इमीडिएटली नॉट विलिंग, ठीक है, जबरदस्ती एंट्री करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एम्पायर वाज इमीडिएटली नॉट विलिंग टू चेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर फोर्ट देयर वेयर इनटू द प्लेस।
ठीक है, क्या होता है जब बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, डिसोबे कर देते हैं कि भाई देखो तुम लोग आज फोर्स कर रहे हो कि तुम जब ब्रिटिश को हरा दिया जाएगा तो तुम राजा बन जाना, ठीक है, और हम आपके अंदर में आ जाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश हम लोग को हरा देगा तो क्या होगा, तुम लोग भाग जाएगा। फिर ब्रिटिश कौन किसके गला पकड़ेगा भाई, ब्रिटिश किसके कॉलर पकड़ेंगे, बहादुर शाह जफर को, कि भाई तुम बहुत उछल रहे थे, तुमने जो लोगों की क्या क्या मदद किया, ठीक है, रिवॉल्ट में तुम भी पार्टिसिपेट किए, तो ब्रिटिश किसको दबोचेंगे, फिर बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर शुरू में मना कर रहे थे, लेकिन फिर जब फोर्स करने पे क्या हुआ, बहादुर शाह जफर भी मान गए कि चलो भाई वैसे भी तो हम लोग का राज चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या बताया था ब्रिटिश ने, बोला था कि जब ये बहादुर शाह जफर का डेथ हो जाएगा तो जो उसके बाद कोई भी किंग नहीं बनेगा, इसके जनरेशन से, बहादुर शाह जफर के जनरेशन से कोई किंग नहीं बनेगा, ओनली क्या होगा, वो प्रिंस रहेगा। तो बहादुर शाह जफर ने सोचा कि चलो एक लास्ट ट्राई कर लिया जाए, हो सके कि जीत जाए, और जो माइटी इंपायर है किसका, ब्रिटिश का, इसको उखाड़ फेंके यहां से, इंडिया से। तो बोला कि चलो बच्चे के साथ, मतलब जो इंडियन सोल्जर एक तरीके से क्या बच्चे ही हैं, वो मतलब एक तरीके से वो किंग थे, वो रूलर थे, तो एक तरीके से क्या है, जो लोकल पीपल है क्या है, बच्चे के समान है। तो सोचे कि चलो एक तरीके से बच्चे के साथ मिलके क्या किया जाए, लड़ाई लड़ ही लिया जाए, ठीक है, हो सके जीत जाए, ठीक है। तो यही होता है। तो क्या होता है, वो अपने प्लेस पे ले आता है फोर्स करके, ठीक है। जफर बिकम अ लीडर, द प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और क्या करता है, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द क्लीन रिएक्शन ऑफ म्यूटिनिटी, द चेन क्या है, रिएक्शन, अच्छा हाँ, द चेन रिएक्शन ऑफ म्यूटिनिटी। क्या होता है, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, सोल्जर इन डिफरेंट प्लेस स्टार रेविलियन वन बाय वन, यानी अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग रेजिमेंट में क्या होता है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है सर, मूविंग टू की सिटीज आफ्टर द रेविलियन, द सोल्जर मार्च टू ज्वाइन देयर ट्रूप्स एंड मेजर्स, क्या है सेंटर, जैसे नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। जैसे कि देखो समझो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर जैसे कि ये कोई, जैसे कि ये क्या है, लखनऊ है, ठीक है, ये लखनऊ है, ये क्या है, दिल्ली है। तो इसके आसपास जितने भी इलाके हैं, जिसको नोडल पॉइंट्स बोलते हैं, आसपास वाले इलाके, अगर क्या है, यहाँ के जो लीडर है, लखनऊ के लीडर है, ये क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे, तो जो आसपास वाले जो नोडल पॉइंट है वो भी क्या करेंगे, देख देख के एक दूसरे को देख के क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, और जोश में क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, क्योंकि उसके लीडर विद्रोह किए हैं, रिवेल किए हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े हैं। तो क्या है, ये लोग भी क्या हो जाएंगे, मैदान में उतर जाएंगे, ठीक है। तो वही होता है नोडल पॉइंट, ठीक है। चलो क्या है, क्या है, मूविंग टू की सिटीज, द रिबिलियन द सोल्जर्स मार्च टू ज्वाइन अदर क्या है ट्रूप्स एट द मेजर सेंट्रल नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉमन पीपल ज्वाइन द फाइट। अब ये जब ये सब चीज देखने को मिल रहा था कि जो सोल्जर क्या है, रिबेलियन मतलब लड़ाई लड़ रहा है, विद्रोह कर रहा है सोल्जर वगैरह, बहादुर शाह जफर एक बड़ा नाम मिल गया, यानी एक तरीके से जो लोगों का वो साहस और बढ़ गया कि भाई हमारे साथ कौन है, भाई जो पुराने हम लोग को हमारे ऊपर रूल करते थे, जो मुगल डायनेस्टी रूल करते थे, मुगल रूलर्स रूल करते थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जिससे क्या हुआ, मोटिवेशन और हाई हो गया, किसका, इंडियन पीपल्स का। धीरे धीरे क्या होता है, कॉमन पीपल भी ज्वाइन, यानी कॉमन पीपल भी ज्वाइन हो जाते हैं, किसमें, रिविलियन में हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, टाउन एंड विलेज, द रिबिलियन वाज जस्ट लिमिटेड टू सोल्जर्स, ठीक है। पीपल इन टाउन एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन रिवॉल्ट, यानी पहले जो था क्या है, बस सोल्जर वगैरह ही रिवॉल्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो टाउन और विलेज के जो पीपल है, लोग हैं, वो लोग भी क्या है, रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन हो गए, ठीक है। क्या है, रेलिंग अराउंड लीडर्स, दे गैदर्ड अराउंड द लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ हु वेयर प्रिपेयर टू फाइट टू ब्रिटिश क्या है, सिविलाइज्ड अथॉरिटी, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए जमींदार्स हो गए, लोकल चीफ्स वगैरह हो गए, जितने थे वो सब तैयार हो गए और फाइट करने के लिए रेडी हो गए, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, की लीडर एंड द, फिर तीसरा चीज क्या देखने को मिलता है, की लीडर्स एंड देयर बैटल्स। क्या होता है, न्यू लीडर्स इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड लीड देयर पीपल, ठीक है। क्या है, फिर देखने को मिलता है कि नया नया जो रिविलियन है, नया नया लीडर्स इमर्ज होता है
पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों पर। ठीक है, क्या क्या नया जैसे कि कानपुर की बात करें, जब रिविलियन स्टार्ट होता है, जब विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, तो कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या होता है, नाना साहिब द एडॉप्टेड सन लेट पेशवा बाजीराव गैदर आर्म फोर्स। ठीक है, क्या होता है, जो पेशवा थे, जो एडॉप्टेड सन थे, पहले तो क्या था, एडॉप्टेड सन को नहीं मान रहे थे ब्रिटिश, लेकिन क्या हुआ, जो पेशवा, जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहिब का, वो बोला भाई अब बहुत हो गया, अब छोड़ो, एडॉप्टेड पे जो लॉ था वो जाए भाड़ में, अब क्या है, रिबिलियन करना है, मतलब रिवॉल्ट करना है, विद्रोह करना है, और अपने जो टेरिटरी है उसको वापस लेना है, और हमको यहाँ का किंग बनना है, और हम किसके अंदर में रहेंगे, मुगल इंपीरियर के अंदर रहेंगे, यानी बहादुर शाह जफर के अंदर रहेंगे। तो क्या होता है, नाना साहिब एडॉप्टेड सन लेट पेशवा बाजीराव गैदर आर्म फोर्स। ठीक है, ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश, क्या है, ग्रीसन फ्रॉम द सिटीज। ठीक है, और क्या है, ही डिसाइडेड हिमसेल्फ पेशवा एंड स्टार्ट दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर इंपेयर ऑफ बहादुर शाह जफर, यानी बोल दिया अब यहाँ से ब्रिटिश का बात वगैरह नहीं माना जाएगा, हम क्या है, यहाँ के जो नए रूलर बनेंगे, एक तरीके से नया रूलर्स है, नया किंग है, और हम किसके अंदर रहेंगे, बहादुर शाह जफर के अंदर में रहेंगे। ठीक है, ये देखने को मिला कहाँ, कहाँ था ये देखने को मिला आपको कहाँ भाई, ये देखने को मिला कानपुर के अंदर। उसके बाद देखने को मिला लखनऊ। लखनऊ में क्या था, बिरजा, ठीक है, विजर, क्या है, बिरजिस कादर। ठीक है, बिरजिस कादर और बेगम हजरत महल। ठीक है, बिरजिस कादर और बेगम हजरत महल, ये थे कौन, बिरजिस कादर और बेगम हजरत महल कौन थे, इसकी मां थी। ठीक है, बिरजिस कादर द सन ऑफ द क्या है, डिपोज नवाब। ठीक है, वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह जो नवाब थे, उसके कौन थे, बेटे थे। वाज प्रोक्लेम दैट द न्यू नवाब, ये क्या है, नए नवाब बन गए, कहां के, लखनऊ के। लखनऊ के क्या हुए, नवाब बन गए। ठीक है, हिज मदर बेगम हजरत महल प्लेड एड एक्टिव रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ने के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए एक क्या है, महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले की थी, उसकी मम्मी, जिसका नाम क्या था, हजरत महल। ठीक है, दे ऑल्सो एक्सेप्ट द क्या है, सुजर्निटी, यानी लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर, यानी ये भी बोले कि हाँ अब से जो लखनऊ में है वो किसका मतलब कानून चलेगा, किसका राज होगा, जो कौन है भाई, ये वाजिद अली शाह है, इसका कानून चलेगा। अब हम ब्रिटिश को क्या करते हैं, ब्रिटिश को यहाँ नहीं मानेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और हम किसके अंदर में काम करेंगे, किसके अंदर में भाई, बहादुर शाह जफर के अंदर में काम करेंगे। चलिए, फिर क्या है, फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये सारी चीज देखने को मिल रहा था। ठीक है, रिवॉल्ट का जो इफेक्ट था वो अलग अलग जगहों पे अब देखने को मिल रहा था। जैसे झांसी की बात करें, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द क्या है, रेबल सिपॉय, शी क्या है, फाउट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपी। तात्या टोपी के साथ क्या है, लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, एंड दे क्या है, द जनरल ऑफ नाना साहेब, क्या है, दे जनरल ऑफ नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब के साथ लड़ते हैं, और जो उसकी टेरिटरी है उसको क्या है, अपना बना लेते हैं, यानी जो जहां पे पहले ब्रिटिश क्या है रूल करते थे, यानी रानी लक्ष्मीबाई को, जैसे हमने पढ़ाया था किसमें, सेकंड चैप्टर में, किसको हटा दिया गया था, और कौन वहां का हेड बन गया था, ब्रिटिश जनरल। तो क्या है, वहां पे भी जाके क्या है, अपने राज्य, अपनी जो एक तरीके से है बोले तो जो राज्य है उसको बचाया, और वहां का नवाब बोले तो एक तरीके से लीडर बन गई। ठीक है, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगर देखें कि कौन भाई, मंडल्स, मध्य क्या है, मंडल्स मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई, ये क्या है, मंडल्स कहाँ के, रानी अवंतीबाई जो थी, ये कहाँ की थी भाई, ये थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, रानी अवंतीबाई, जिसको रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ क्या है, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ रेज्ड एंड लीड टू आर्म 400 soldiers against the British because they had to take our his state, यानी अपने स्टेट को हासिल करने के लिए वो इस 400 सोल्जर के साथ आती है, और ब्रिटिश को भगा देते हैं वो अपने जगह से, कहां से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, क्या है, फैजाबाद जैसे कि अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद जो है, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह जो है, अब मौलवी क्या है, मौलवी थे
नेम क्या है, अहमदुल्ला शाह बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थे उस समय में। ही क्या है प्रपोज दैट द रूलर्स ऑफ ब्रिटिश वुड कम क्या है कम टू एंड सून, यानी ये बोले कि अब जो ब्रिटिश राज है वो ये क्या है भविष्य, एक तरीके से भविष्यवाणी की, ठीक है, इसलिए वो क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस समय में। इसने बोला कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रिटिश रूल क्या है खत्म हो जाएगा। ही क्या है केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्या है सपोर्टेड, जिसको क्या बोलते हैं गाजी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे गाजीज के साथ आए और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट किए। अदर की फाइटर देखे तो जैसे कि बख्त खान, ठीक है, क्या अदर फाइटर कौन थे, बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली टू चेंज क्या है चेंज ऑफ अ लार्ज फोर्स टू क्या है फाइटर हु केम टू दिल्ली, ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर, ठीक है, ये क्या है एक मिलिट्री लीडर थे जो कि बहुत सारे सोल्जर्स के साथ दिल्ली आए और ब्रिटिश से फाइट किए, ठीक है। जैसे कुंवर सिंह देखे तो ब्रिटिश ओल्ड जमींदार नेम कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबिलियन सपोर्ट एंड क्या फाउट क्या है बैटल फॉर मेनी मंथ, और जैसे कुंवर सिंह थे ये भी क्या है बहुत सालों तक लड़े, किससे, मतलब बहुत साल क्या है बहुत दिनों तक लड़े, मेनी मंथ यानी बहुत महीनों तक क्या है ये लड़े ब्रिटिश से क्या है अपनी स्टेट को छुड़ाने के लिए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ब्रिटिश डिफीट, उसके बाद रिजल्ट क्या देखने को मिलता है जब इतने सारे, जैसे देखो ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे थे कहां हो रहे थे, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, इधर देखो ये इंडिया है, ठीक है। कैसा इंडिया हो गया भाई, एक मिनट सही से बनाते हैं, है ना। ठीक है, ये थोड़ा इंडिया, ठीक है, छोटा इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं है, तो ये सारे जो काम देखने को मिल रहे थे कि ये वाले पार्ट में देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जितना भी रिवॉल्ट हो रहा था ये वाले पार्ट में रिवॉल्ट हो रहा था, यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे आरा, बिहार, लखनऊ, ये सारे यूपी सारे इस समय पे यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि आपको रिवॉल्ट देखने को मिल रहा था। तो रिजल्ट क्या होता है सर, रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ब्रिटिश डिफीट, ब्रिटिश क्या हो जाते हैं बुरी तरीके से हार जाते हैं। द ब्रिटिश वेयर ग्रेटली क्या है ग्रेटली आउट नंबर बाय ब्रिटिश रेबल, यानी बहुत कम थे जिसकी वजह से क्या है हार जाते हैं कौन भाई, ब्रिटिश। दे वेयर डिफीट इन नंबर्स ऑफ बैटल, बहुत सारे बैटल्स में क्या है ब्रिटिश क्या है हार जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर, द कन्विंस टू कंपनी पीपल दैट ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स, ठीक है, एंड गिव देम टू कॉन्फिडेंस टू ज्वाइन द रेबिलियन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ब्रिटिश रूल क्या है, जिसकी वजह से देखने को मिला जो ब्रिटिश रूल बहुत ज्यादा हार रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ जो लोकल लोग थे उसको और क्या हुआ हिम्मत मिला और वो और रेबिलियन को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए, ठीक है। क्या है करिकुलर मूवमेंट, द सिचुएशन वार मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड द क्या है इंटेंस इन द अवध रीजन, ठीक है। ऑन द 6 अगस्त 1857 अ ब्रिटिश ऑफिसर टेलीग्राफ टू क्या है telegraphed to his commander experiencing a fear or men are caught by the numbers of pressure to them and the endless fighting every villager is had against the us the zamindars had rising to oppose क्या है क्या है अपोज अस, ठीक है, क्या है, ठीक है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ दिए, आप लोग का मन में आ रहा होगा सर कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो ब्रिटिश है वो क्या करते हैं टेलीग्राफ भेजती है, यानी मैसेज भेजती है कहाँ अपने गवर्नर जनरल जो इंग्लैंड में बैठे, मतलब गवर्नर जनरल जो क्वीन थे इंडिया में, उसको भेजे कि अब जो है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है इंडिया में, पहले जो है हम लोग के सपोर्ट में जो जमींदार वगैरह थे वो भी अब हट गए हैं, वो भी रिवेल कर रहे हैं और जो हमारा हालत है बहुत ज्यादा खस्ता है और हम लोग बहुत तेजी से हारते जा रहे हैं और हो सकता है कि जो इंडिया में है वो ब्रिटिश रूल का भी जो दौर है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इतना डर गए थे कौन, ब्रिटिश, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी फाइट बैक, ठीक है। अब इतना सारा रिविलियन हो गया, सारी चीज देखने को मिल गया, तो क्या होता है कंपनी भी क्या करती है, कंपनी भी बोलती है अब क्या होगा, कम बैक होगा भाई, अब क्या होगा, अब किया जाएगा कम बैक, ठीक है। कंपनी भी सोची कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कम बैक करना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद देखने को मिलता है द रेविलियन स्प्रेड, ठीक है, क्या है रेविलियन स्प्रेड। अब नया टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है रेविलियन स्प्रेड। इसमें क्या होता है गेटिंग रेडी फॉर वॉर, ठीक है, यानी वॉर के लिए स्टार्ट हो जाते हैं कौन, जो ब्रिटिश है वो स्टार्ट हो जाते हैं किसके लिए, वॉर के लिए, ठीक है। एक मिनट बच्चों पार्टी, चलिए हम तारों में उलझ चुके हैं।
एक बार सही कर लेते हैं, कहाँ है, चलो ठीक है, हो गया सही। देखो क्या है री इन्फोर्समेंट द कंपनी ब्राउट अ न्यू ट्रूप्स फ्रॉम द इंग्लैंड टू फाइट द रिबेल। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, री इन्फोर्समेंट करती है। री इन्फोर्समेंट क्या है, री इन्फोर्समेंट यानी कंपनी क्या करती है, ब्रिटेन से नया नया सोल्जर्स मंगाती है, किसके लिए, लड़ाई करने के लिए किससे, इंडियन से, और इस जो विद्रोह हुआ इसको दबाने के लिए। ठीक है, न्यू लॉस, नया कानून लगाया गया। दे पास अ स्ट्रिक्ट लॉ टू शो दैट द रेबल कुड बी कन्विंस्ड एंड पनिश्ड इजली। ठीक है, ये क्या क्या लोगों को पकड़ पकड़ के, जब नया सोल्जर्स वगैरह आ गया तो ये क्या है, लोगों को पकड़ पकड़ के पनिश करने लगे, जिससे क्या हो, डर पैदा करे, किसके, इंडियन लोगों, इंडियन के अंदर डर पैदा हो कि अब ब्रिटिश भी क्या है, जवाब दे सकती है, ब्रिटिश भी बहुत ज्यादा डरावना हो सकती है, इस तरीके से दिखाने का कोशिश किया। ठीक है, अटैक प्लान, द मूवमेंट द आर्मी इनटू द मेन, ठीक है, सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट, जैसे दिल्ली, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, तो जहां से जो मेन, जहां से स्टार्ट हुआ था, जो मेन पॉइंट है जहां से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, जहां से, जैसे कि दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इस जगह को सबसे पहले रिकैप्चर किया गया, वापस से लिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है क्या है, रिकैप्चरिंग दिल्ली। ठीक है, सितंबर 1857। ठीक है, तो 1857 सितंबर में, 1857 में क्या होता है, जब क्या होता है, जब देखो ये कितना है, 2 ही महीना, मई में क्या होता है, क्या होता है, 10 मई को रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, और कब, सितंबर 1857 को रिकैप्चर कर लेता है वापस से दिल्ली को। यानी 2-3 महीना ही जो इंडिया है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंस क्या है, आजादी को एंजॉय कर पाता है कि भाई अब तो आजाद हो गए, मजा आ गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जब हम लोग उतना एडवांस नहीं थे, उस समय में हम लोग के पास कम्युनिकेशन उतना एडवांस नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो पाया, हम लोग अच्छे तरीके से क्या है इंडिपेंडेंस असर्ट नहीं कर पाए। देखो हम लोग पहला लड़ाई क्या है, 1857 में ही लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन उतनी चीजें एडवांस नहीं होने के कारण क्या होता है, हम लोग ज्यादा समय तक वो इंडिपेंडेंस को बनाए नहीं रख सकते। देखो क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, देखो ये क्या है सर, इंडिया है, इंडिया है, देखो ये इंडिया का ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इंडिया में ये वाले रीजन में क्या है, रिवॉल्ट हुआ था, कस के एकदम ताबड़तोड़ तरीके से रिवॉल्ट हुआ था ये वाले रीजन में, लेकिन ये वाले रीजन में कोई रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो जिसके वजह से अब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो यहां से यहां तक मैसेज भी नहीं भेज सकते भाई इजिली तरीके से, तो जिसके वजह से हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं थे, जिसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश है वापस से रिकैप्चर कर लिया इंडिया को। कैसे, देखो सबसे पहले रिकैप्चर किया गया दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली क्योंकि मेन हेड था, एक तरीके से मेन सेंटर था इंडिया का। ठीक है, द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857, द सॉ अ मेजर ब्लो टू रेबेलियन। तो रेबेलियन में एक मेजर ब्लो, एक आग भड़काया गया जब क्या है वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ठीक है, जैसे कि फेट ऑफ एम्पेयर, द लास्ट मुगल एम्पेयर, जो लास्ट मुगल एम्पेयर थे बहादुर शाह जफर वाज ट्राई टू काउंट क्या है, कोर्ट एंड क्या है, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी उसको, जो बहादुर शाह जफर है उसको क्या है, क्या है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। हिज सन, उसके जो बेटे थे, वेयर शूटेड डेथ इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, यानी उसके जो बेटे थे, बहादुर शाह जफर के जो बेटे हैं, उसको उसको क्या क्या हुआ, उसके आंखों के सामने मार दिया गया, उसको, बहादुर शाह जफर के बेटे को। हिज वाइफ, जैसे बेगम जीनत महल, जो उसकी जो बीवी थी, वेयर सेंट टू प्रिजन क्या है, रंगून। ठीक है, रंगून जो क्या है बर्मा में है, इन अक्टूबर 1857। बर्मा भी क्या था उस समय में, ब्रिटिश का टेरिटरी था, तो बर्मा में भेज दिया गया, कहां पे भाई, रंगून। रंगून जेल का नाम है, कहां पे, बर्मा में। ठीक है, किसको, बेगम हजरत महल को, और किसको, बहादुर शाह जफर को। ही डाइड देयर नवंबर 1862। वो कब मर जाते हैं, 1862 में मर जाते, कहां, जेल के अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, द फाइट कंटिन्यू 1858 टू 1859। तो क्या होता है, 2 साल लग जाते हैं ब्रिटिश को सारे जगह पे कैप्चर करने में, यानी जो पूरा रिवॉल्ट, जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, रेबेलियन स्टार्ट हुआ था, तो इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए 2 साल लग गए, किसको, ब्रिटिश को। द कैप्चर दिल्ली डिड नॉट एंड द वॉर इमीडिएटली, द ब्रिटिश हैड फाइट फॉर 2 ईयर। 2 साल लग जाते हैं टू सप्रेस द रेबेलियन कंप्लीटली, अच्छे तरीके से रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश को क्या है, 2 साल लग जाते हैं।
चलिए, क्या है सर, लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858। लखनऊ को क्या है, रिकैप्चर कर लिया जाता है कब, मार्च 1857 में। चलो एक मिनट बच्चों, चलिए, क्या है, लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया जाता है 1858 में। ठीक है, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई इज डिफीटेड एंड किल इन जून 1858। जो रानी झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसको भी क्या है, हरा दिया जाता है और जून 1858 में मार दिया जाता है। ठीक है, तात्या टोपी जो था, ही स्केप टू जंगल टू गए सेंट्रल इंडिया, यानी वो क्या है, जंगल भाग जाते हैं कहां, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ही फाउंड अ गोरिल्ला वार। ठीक है, यानी वो एक स्ट्रेटेजी, वो देखो वो जंगल भाग जाते हैं लेकिन फिर भी वो जो लड़ाई है उसको रोकते नहीं, वो गोरिल्ला वॉर के क्या है, गोरिल्ला वॉर क्या है, गोरिल्ला वॉर ये नहीं कि भाई तात्या टोपी क्या है, गोरिल्ला बन गए और लड़ाई कर रहे हैं ब्रिटिश से, है ना, ये नहीं है। गोरिल्ला वॉर का मतलब होता है कि वो छुप छुप के हमला करने लगे, किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स और ट्राइबल के सपोर्ट के साथ। ठीक है, ही वाज कैप्चर, क्या है, कैप्चर, ट्राइड एंड किल अप्रैल कब, इसको बाद में क्या है, कैप्चर भी कर लिया, मतलब कितना भी अब लड़े भाई, ब्रिटिश इतना बड़ा है भाई, वो सोल्जर्स ले आया कहां से भाई, ब्रिटेन से, तो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बाद में क्या होता है, अप्रैल में 1859 में उसको भी मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो होता है, विनिंग बैक लॉयलिटी, क्या है, रिवॉर्ड फॉर जमींदार। ठीक है, अब जब सारे चीज को सेपरेट कर देते हैं ब्रिटिश अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से सारे को दबा दिया जाता है, कंप्लीटली रिवॉल्ट को रोक दिया जाता है, तो क्या होता है, जो रिवॉर्ड दिया जाता है किसको भाई, जमींदार को। क्यों रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है जमींदार को, जो वैसे जमींदार थे जो क्या लॉयल थे, किससे लॉयल थे भाई, द ब्रिटिश अनाउंस रिवॉर्ड लॉयल लॉन्डलर, यानी जो लॉन्ड क्या है, लैंड लॉर्ड्स। ठीक है, लैंड लॉर्ड्स जो लॉयल लैंड लॉर्ड्स थे, यानी जो ईमानदार थे, जो क्या है रिबिलियन में यानी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उसको क्या है, अवार्ड दिया गया। दे वेयर अलाउड टू कीप देयर क्या है, ट्रेडिशनल राइट टू क्या है, ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड, यानी जो उसका लैंड का जो जमीन का अधिकार था, ठीक है, जो पुराने समय से जो उसके दादा परदादा जो खेती करते आ रहे थे, जो जिस जमीन पे जिसपे उसका हक था, उसको क्या है, वापस दे दिया गया, जो रिबिलियन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, एज अ गिफ्ट। ठीक है, सेफ्टी क्या है, प्रॉमिस किया गया। दे प्रोमिस दैट क्या एनी वन हैड रिबेल बट हैड नॉट किल एन वाइट पीपल रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स वुड नॉट बी क्या है, डिनाइड इफ दे सराउंडेड, क्या है, क्या लिखा हुआ है, सरेंडेड। ठीक है, ठीक है, सरेंडर। देखो क्या बोल रहा है कि प्रॉमिस किया गया कि अगर आप लोगों ने, वैसे लोग जो क्या है, जो रिबिलियन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और वो क्या किए हैं, व्हाइट को नहीं मारे, यानी एक भी व्हाइट को नहीं मारे हैं, तो उसको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। और क्या भाई, अगर वैसे लोग हैं जो क्या है, सरेंडर कर देंगे ब्रिटिश के सामने, तो उसको भी बख्श दिया जाएगा। तो ये सारी चीज किए क्या है भाई, जीतने के बाद ब्रिटिश ने। ठीक है, चलो अब हमारा आता है आफ्टर मार्च। ठीक है, आफ्टर मार्च, आफ्टर मार्च मतलब कि अब जो रिबिलियन हुआ, रिबिलियन के बाद कैसे चीजें बदली, कि क्या क्या चीज लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, क्या क्या चेंजेस, जैसे कि क्या हुआ रिबिलियन के बाद, क्या हुआ, जो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो थी, एक तरीके से किंग थी, बोले तो क्वीन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो जो हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। जो गवर्नर है, मतलब एक तरीके से जो क्वीन है, उसका रूल नहीं था। ठीक है, कौन रूल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया और क्वीन खुद क्या बन गई, एक तरीके से इंडिया की रानी बन गई। चलो क्या होता है, एंड ऑफ कंपनी रूल। क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी रूल का एंड किया जाता है। एक मिनट, सबसे पहले क्या किया जाता है भाई, कंपनी रूल का
एंड किया जाता है, ठीक है। दैट क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर, द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, पास अ न्यू एक्ट 1858 इन 1858 क्या है 1858 में नया एक्ट पास किया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। द पावर टू रूल इन क्या इंडिया वाज टेकन अवे फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उससे क्या है पावर ले लिया गया एंड गिवन डायरेक्टली टू द ब्रिटेन क्राउन, यानी ब्रिटेन का जो क्राउन था उसके वो दे दिया गया किसको, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया, क्वीन सॉरी क्वीन एलिजाबेथ नहीं था, क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया, मतलब डायरेक्ट पावर दे दिया किसको, अब कौन रूल करेगा, क्वीन विक्टोरिया इंडिया के ऊपर रूल करेगा, कहां से भाई, ब्रिटेन से, ठीक है। क्या है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी A member of British cabinet was क्या है अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी ब्रिटिश कैबिनेट क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट स्टेबलाइज किया गया एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कहां पे, इंडिया के अंदर, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जितना भी आप गवर्नमेंट में इंडियन मतलब रिलेटेड होगा, जितने भी मैटर आप कौन संभालेगी, देखेगा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन काउंसिल, फिर क्या एक नया चीज लाया गया, इंडियन काउंसिल, काउंसिल वाज गिवन टू हिम टू एडवाइज एंड कॉल द इंडियन काउंसिल, ठीक है। उसके बाद वाइसराय, एक नया चीज लाया गया किसका भाई, नया कॉन्सेप्ट लाया गया नया कॉन्सेप्ट लाया गया किस चीज का भाई, वॉइसराय का, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिव अ न्यू टाइटल, पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल को हटा के क्या बनाया गया भाई, उसको नया उपाधि दिया गया किसको, वॉइसराय को, मीनिंग ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्राउन, यानी जो क्राउन है, जैसे कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो वो है पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या है एक तरीके से काम पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, कौन भाई, ये वॉइस रॉयस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्या है एश्योरेंस टू इंडियन किंग। चलो ये वाला टॉपिक क्या है भाई, इस टॉपिक में क्या बोलता है, नो मोर एनेक्सेशन, एनेक्सेशन जैसे देखो पहले क्या होता था, इंडिया का जो लोग है, जो इंडिया का जो जितना भी जमीन वगैरह है वो कौन ले लेते थे भाई, वो किसके द्वारा छुड़ा दिया जाता था, ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन अब क्या होगा बोला कि जो ब्रिटिश को लगा कि देखो इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे जमीन छुड़ाते रहेंगे, इस तरीके से चीजें लेते रहेंगे इंडिया की, इतना एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो क्या होगा भाई, फिर कोई ना कोई क्या करेगा, रिवॉल्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या करो, नो मोर एनेक्सेशन, कोई जमीन नहीं छुड़ाएगा। ठीक है, ब्रिटिश क्या है, प्रॉमिस टू रूलिंग चीफ, जो रूलिंग चीफ थे उससे प्रॉमिस किया, ठीक है, दैट देयर आर ट्रेडिशन क्या टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स, यानी कभी भी नहीं लिया जाएगा इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी भी टेरिटरी नहीं छुड़ाया जाएगा। ठीक है, राइट टू एडॉप्टेशन, यानी जो एडॉप्टेशन वाला लॉ लाया गया था कि अगर आपका कोई नेचुरल मेल हायर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आपका जो टेरिटरी है वो कौन ले लेंगे, ब्रिटिश ले लेंगे। तो इसको भी हटाया गया कि अगर आपका कोई आप एडॉप्ट करते हैं तो उसको भी किंग बना सकते हैं। ठीक है, क्वीन एज क्या है, क्वीन एज सुप्रीम। तो क्या बोले कि ये सारी चीज ठीक है, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको जो क्वीन विक्टोरिया है उसको क्या मानना पड़ेगा, सुप्रीम। आपका जो माई बाप है, आप कौन है, क्वीन विक्टोरिया है, वही आपका रूलर है। ठीक है, जैसे मुगल का आप लोग क्या करते थे, बात मानते थे, सारा काम करते थे उसके अंडर रह के, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा किसके अंडर में, क्वीन विक्टोरिया के। हाउएवर द इंडियन रूल हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्वीन एज क्या है सोवरेन क्या है पैरामाउंट्स। ठीक है, दे वुड होल्ड द किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट टू देयर ब्रिटिश। ठीक है, चलिए समझ गए। उसके बाद क्या है, चेंज इन आर्मी, आर्मी के अंदर भी चेंज लाया गया। आर्मी के अंदर क्या बदलाव लाया गया सर, आर्मी के अंदर ये बदलाव लाया गया कि जैसे देखो पहले जो इंडियन जो आर्मी थे, जो ब्रिटिश के जो आर्मी थे वो क्या थे, ज्यादातर इंडियंस थे। क्यों इंडियंस थे, क्योंकि इंडियंस ही रहते थे यहाँ, क्योंकि वो वहां से तो लाएंगे नहीं ब्रिटिश से ज्यादा सिपाही, तो इंडियन सिपाही ज्यादा होते थे। तो क्या किया, इंडियन का जो सिपाही है उसको डिक्रीज कर दिया, उसका जो नंबर है इंडियन सिपाही का डिक्रीज। क्यों कर दिया डिक्रीज सर, देखो अगर इंडियन सिपाही रहेगा, अगर फिर बाद में आगे चल के अगर कोई विद्रोह करने का कोशिश करेगा तो इंडियन सिपाही क्या करेगा, आसानी से विद्रोह कर देगा, क्योंकि उसके पास सारे सोल्जर वगैरह के पास हथियार वगैरह रहेंगे। तो इसीलिए क्या किया, द मोर यूरोपियन सोल्जर, यानी ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन सोल्जर को लाया गया।
टू प्रिवेंट फ्यूचर टू प्रिवेंट फर्दर क्या है फ्यूचर रिवॉल्ट, यानी फ्यूचर का जो रिवॉल्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर, यानी इंडियन सोल्जर का जो काउंट मतलब नंबर है उसको डिक्रीज कर दिया गया और जो यूरोपियन सोल्जर है उसका नंबर बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट एरिया, ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट एरिया, दे डिसाइडेड नॉट टू रिक्रूट सोल्जर फ्रॉम अवध, हाँ देखो अवध हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, बिकॉज दे एरिया हैड रिबेल्ड। ठीक है, यानी बोले कि जो ये वाले एरिया से है यहां से क्या है सिपाही नहीं लिया जाएगा, जैसे बिहार, अवध, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, साउथ हो गया, इस सब से क्या है जो सोल्जर है उसका भर्ती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है बहुत जल्दी क्या है विद्रोह कर देते थे। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं लिया गया। ठीक है, लॉयल ग्रुप, अब जो लॉयल ग्रुप थे जैसे कि इंसेट द स्टेट द रिक्रूटमेंट द मोर सोल्जर फ्रॉम द क्या है गुरखास, ठीक है, सिख, पठान, who was help them to support the revolt, यानी जो लॉयल सोल्जर है जैसे कि सिख वगैरह हो गए, ठीक है, पठान्स हो गए, तो इन सबको क्या गया सोल्जर बनाया गया, क्योंकि ये लोग रिवॉल्ट नहीं किए थे 1857 में। ठीक है, ये लोग क्या थे लॉयल थे, किससे, ब्रिटिश से। ठीक है, चलिए तो इन सबका भर्ती किया गया और जो पहले जो बिहार हो गए, जो साउथ वाला रीजन हो गया, दिल्ली वाला रीजन हो गया, इन सब का जो यहां से जो सोल्जर्स थे उसको हटाया गया, कहां से, आर्मी से। ठीक है, फिर क्या है फिर है द ट्रीटमेंट टू मुस्लिम, मुस्लिम के साथ क्या व्यवहार किया गया, क्योंकि मुस्लिम जो है उस समय पे बहुत बढ़ चढ़कर क्या किए थे, रिवॉल्ट किए थे, तो ब्रिटिश को बुरा लग गया। ठीक है, तो क्या है suspicion, the British believe that Muslim were respond for the rebellion in big way, यानी ब्रिटिश सोचते थे जो मुस्लिम है वो बहुत बड़े लेवल पे क्या है रिवॉल्ट किए थे, इसीलिए ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगता था, कौन, मुस्लिम। ठीक है, पनिशमेंट, मुस्लिम को क्या पनिशमेंट दिया गया, टू पनिश देम टू लैंड एंड क्या है एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वेयर क्या है कॉन्फिक्टेड, ठीक है, मतलब टेकन अवे, ले लिया गया। ठीक है, टेकन अवे ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वेयर ट्रीटेड विथ सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी, यानी बहुत बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया गया, किसको भाई, मुस्लिम को, और इसके जो टेरिटरी वगैरह है वो भी छुड़ा लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के क्या किए थे, रिविलियन में हिस्सा लिए थे, यानी रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्या है, रिलीजन, और क्या है, नो क्या है इंटरफेरेंस, यानी कोई इंटरफेरेंस अब नहीं किया जाएगा किसके अंदर भाई, रिलीजन के अंदर। ये भी ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि अब कोई क्या है भाई, ये इंटरफेरेंस नहीं होगा किसके अंदर, रिलीजन के अंदर। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया, द स्टॉप ट्राइंग टू क्या फोर्सफुल्ली रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी को और कन्वर्ट पीपल, यानी जो लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था, इंडियन जो रिलीजन है उसको हार्म किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, बोले कि अब से ये सारे काम भी नहीं होंगे, तुम लोग अच्छे तरीके से पीसफुली अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम लोग तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये सारे प्रॉमिस किए कौन, भाई, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को लग रहा था कि ज्यादा अगर होशियारी करेंगे, ज्यादा अगर इधर उधर करेंगे तो भाई फिर से ये लोग उठेगा और रिवॉल्ट कर देगा, इसलिए शांति बनाए रखने में भी भलाई है, इसलिए चुपचाप शांति बनाओ। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, जमींदार को क्या है, प्रोटेक्शन मिला। पुलिस क्या है, पॉलिसीज वे आर मेड टू प्रोटेक्शन लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार। ठीक है, जमींदार वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया। दे वेयर गिव अ सिक्योरिटी टू राइट ओवर देयर लैंड टू इंश्योर देयर लॉयल्टी। ठीक है, अपनी लॉयल्टी बनाने के लिए वो लोग क्या किए, जमींदार वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड भी किए, दे वेयर गिव टू सिक्योरिटी। ठीक है, कि क्या है एक की टेक अवे है, अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगन स्टार्ट, एक नए तरीके का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ कब, 1857 के बाद। क्या हुआ भाई, ब्रिटिश स्टॉप टू एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी बट टाइट देयर ग्रिप ऑन द गवर्नमेंट एंड आर्मी, यानी ब्रिटिश देखो क्या हुआ 1857 के बाद ऐसा हालात हो गया था कि जो ब्रिटिश है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से जब इन्होंने ये सारे मामला को सुलझाया
जब रिवेलियन को सप्रेस किया, दबाया गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रिटिश ने सोचा कि अब ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहो और अपनी जो ग्रिप है यानी मजबूत बनाओ, अपनी पकड़ मजबूत बनाना है। गवर्नमेंट क्या सोचा, किस क्या है, गवर्नमेंट पे पकड़ बनाना है और आर्मी पे पकड़ बनाना है। अब एक्सपेंशन छोड़ो, अब जो है अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करो और आर्मी वाले पोर्शन में क्या है, अपनी ग्रिप को मजबूत करो, ठीक है। तो नया फेज स्टार्ट हो गया हिस्ट्री का, कब से, 1857 में। तो ये क्या था, पूरा कहानी था हमारा भाई किसका, ये पूरा कहानी था हमारा किसका, 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये पूरा कहानी था। तो कैसा लगा आप सभी बच्चों को ये चैप्टर, कैसा मजा आया पढ़ने में, ठीक है। ये क्या था, हमारा 5th चैप्टर था किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चे को ये चैप्टर मजा आया तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे एएमयू और जामिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस तक क्या करिए, ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।